नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट विस्पर ऑफ विजडम अ म्यूजिकल कन्फेशन के तीसरे एपिसोड में। आज के हमारे मुसाफिर हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी जीवन की मुसाफरी से संगीत का सफर तय किया। जोधपुर के संगीत प्रेमी परिवार के नाती, जिनका जन्म तो मुंबई में हुआ, पर उनके पिता के व्यवसाय को लेकर वे मुंबई से आगरा में बसे। उस दौर के आगरा के माहौल को देखकर उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अलग रास्ता चुना। उनके माता पिता ने फैसला किया कि उन्हें मुंबई भेजा जाए, अपने मामा जी के घर, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। स्कूल के दिनों में मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट रहे, फिर एक स्टेज डांसर, और उसके बाद अपने अंदर छुपी गायकी को ढूंढ निकाला कल्याण जी आनंद जी भाई के लिटिल स्टार ग्रुप के माध्यम से। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला कोरस सिंगिंग का डेब्यू किया था फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए। ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद के संघर्षों ने उन्हें एक मशहूर सिंगर, कंपोजर और अरेंजर बना दिया, जो आज के इस ग्लैमर इंडस्ट्री के कई बड़े नामों में से एक। तो चलिए इस अनोखे सफर को और करीब से समझते हैं आज के हमारे मुसाफिर हर्षित चौहान को, सिर्फ यहाँ विस्पर ऑफ विजडम अ म्यूजिकल कन्फेशन के तीसरे एपिसोड। हेलो हर्षित भाई, वेलकम टू वाव म्यूजिकल कन्फेशन। वेल हर्षित भाई, जैसे बहुत लोग आपको जानते हैं इंडस्ट्री में, और हम भी आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो आपकी फैमिली भी जोधपुर से है। तो आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप जोधपुर से हैं या मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट? नहीं, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो मुंबई में ही हुआ हूँ एंड जोधपुर से फैमिली मैं बिलोंग करता हूँ। मतलब फैमिली सारी जोधपुर से, मॉम की फैमिली एंड डैड की फैमिली भी, बट मेरा जन्म बॉम्बे में ही हुआ है। अच्छा, सो म्यूजिकली रिलेटेड फैमिली बैकग्राउंड ही है ऐसे म्यूजिक? यस, मेरे नाना जी, द ग्रेट पंडित पंडित शिवराम जी, वो कंपोज़र थे बहुत बड़े एंड वो जोधपुर से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे और वहाँ से एक जर्नी उन्होंने अपनी स्टार्ट की थी। वेरी स्किल्ड सिंगर, अमेजिंग सिंगर एंड कंपोज़र भी बने। उन्होंने वी शांताराम जी की फ़िल्में की एंड बहुत सारी उस टाइम पे उन्होंने फ़िल्में की, सबके साथ में काम किया, रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी, सबके साथ में काम किया एंड वहाँ से एक म्यूज़िक का एक दौर शुरू हुआ एंड फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चों के बच्चे, अभी वो चल ही रही है आगे सो वो ये कौन चीज़। सी पीढ़ी है उनकी लिए? ये थर्ड पीढ़ी है ये उनकी। थर्ड पीढ़ी। हाँ, मतलब मैं थर्ड पीढ़ी से। सो आप जब छोटे थे तो वर यू इंस्पायर्ड विद द म्यूजिक, और खेल कूद में या कुछ? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को मतलब एक म्यूजिकल बैकग्राउंड जब होता है ना, जब आपको घर में सारी चीज़ें वैसी मिलती हैं, तो आपका इंटरेस्ट कहीं और तरफ चला जाता है। मेरे को हमेशा से स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आई यूज्ड टू डू मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड 9-10 तक कर रहा था एंड देन फाइट भी किए मैंने कुछ वैसे, मतलब स्टेट लेवल वगैरह पे मैंने कम्पीट भी किया एंड देन सडनली वन डे एक ब्लैक बेल्ट की फ़ाइट हो रही थी वहाँ जहाँ पे कंपटीशन होता है, तो उनकी फ़ाइट देखी और उसमें मैंने एक इंजरी देखी एंड देन फिर छोड़ दैट दिया? वाज इट। ये मैंने ख़त्म कर दिया मेरा सारा जो इंटरेस्ट था वहाँ पे एंड देन ग्रेजुअली म्यूज़िक तो हमेशा से चल ही रहा था, तो शोज़ भी बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिए थे। 99 में मैंने 98-99 में मैंने मेरा पहला शो किया था, तो एक वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैंने देखा यार ये लाइफ़ बहुत कमाल है यार, ये तो जा रहे हैं, मतलब बच्चे थे हम, जा रहे हैं लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, पीछे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं साथ में। तो फिर मैंने बोला यार ये दुनिया कमाल है, मतलब ये अलग ही ग्लैमर है। और वो उसके जिनको वो श्रेय जाता है, आनंद जी अंकल, कल्याण जी आनंद जी अंकल के साथ में काम करना शुरू किया सो था। यू वर इन लिटिल आई स्टार, वाज़ राइट? इन लिटिल स्टार्स, यस। सो वहाँ से वो शुरुआत की, तो और मैंने शुरुआत भी एज़ अ डांसर की थी, सिंगर भी नहीं था मैं। अच्छा। उनके ग्रुप में मैंने एज़ अ डांसर शुरुआत की थी। मैं और ओमकार कपूर, जो मासूम पिक्चर के जो जी हीरो थे, जी। छोटा बच्चा जान के ना कोई, तो वो हम लोग दोनों ने एज़ अ डांसर वहाँ पे शुरू किया था एंड देन एक दिन किसी बच्चे की एग्ज़ाम थी, तो वो आया नहीं, तो आनंद जी अंकल ने मुझसे पूछा कि बोलता तू गाना गा सकता है क्या? तो मैंने बोला गाया नहीं मैंने कभी, ऐसे ऐसे तो टाइम पास तो गाता रहता हूँ, शो में कभी गाया नहीं मैंने। तो बोले कोशिश कर। तो मैंने बोला ठीक है, कोशिश करता हूँ एंड फिर एक शो मैंने एज़ अ सिंगर किया और फिर वहाँ से वो डांसर की जर्नी ख़त्म हो गई एंड एज़ अ सिंगर वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई वहाँ So at the age of 9, you started पे। singing या on for live shows. या Great. So what genres inspired you? ऐसा कोई पर्टिकुलर उस वक़्त तो जॉनर था नहीं, फ़िल्मी गाने ही चलते थे। जो सबसे पहला गाना मैंने स्टेज पे गाया था वाज़ तुम तो ठहरे परदेसी। अल्ताफ जी। हाँ, अल्ताफ़ राजा का गाना था एंड वो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था एंड मुझे उसमें एक तीसरा अंतरा था जो जैन से लेके फ़ेब तक का एक बहुत लंबा करेक्ट, हाँ। एक अंतरा था, तो वो याद करके गाना। तो एक यूएसपी वैसे आनंद जी अंकल हमेशा ढूंढते थे कि क्या बच्चे की क्या यूएसपी है, कैसे जी। परफॉर्म करके उनको हाईलाइट किया जा सकता है।
तो वो पहला गाना था। फिर देखा ना रे सोचा ना, फिर धीरे धीरे जब ट्रांजिशन हुआ कि भाई नहीं अब सिंगिंग ही करनी है, तो फिर एक पल का जीना और ये सब मेरे इनिशियल, कहीं के पान बनारस वाला, ये सब मेरे इनिशियल गाने थे। गाने। तो उस वक्त ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर नहीं था जिसने स्टेज शो के लिए इंस्पायर किया, बट लेटर ऑन जितना म्यूजिक हम सुनते गए, तो 90s का म्यूजिक वाज सुपर। मतलब अमेजिंग। अमेजिंग। क्या क्या बोले उस म्यूजिक के बारे में। मेरा फेवरेट जो एल्बम रहा है हमेशा से, इट वाज खामोशी। अच्छा। हाँ, खामोशी 96 में वो 96। आया था तब। उस टाइम पे हमने गाने सुने थे, अच्छे लगते थे, लेकिन वो गाने बाद में जब थोड़े बड़े होके और सुने तो वो और एहसास, उनका एक फील बहुत चेंज हो गया। समझ में आया एक मैच्योरिटी के साथ में कि करेक्ट। कितना कमाल का एल्बम था। एंड या रहमान सर ने एक प्रॉपर इंस्पिरेशन हमको दी कि एक फॉलो अप उनको मैंने हमेशा आई लुक अप टू हिम के मुझे ये वाला काम करना है जो ये करेक्ट। करते हैं। तो उनका म्यूजिक एक हमेशा से अलग ही रहा है। सो या आपके म्यूजिक में भी रहमान सर के झलक दिखाई देती होगी। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि कुछ झलक, लेकिन मतलब मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आ जाती है। जैसे उनका टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो वो अपने गाने कंपोज करते हैं, खुद अरेंज करते हैं। तो ये भी मैंने एक चीज़ मैंने ली कि यार मैं अरेंजर भी बनूं, नॉट ओनली अ कंपोजर। तो अरेंजर भी बना, और फिर वहाँ पे एक लिबर्टी मिलती है मुझे मेरे गानों को अपनी तरीके से अरेंज करने की। एंड या सो कभी रहमान सर जैसा तो नहीं, बट मतलब थोड़ा भी अगर उनका 10% भी बन जाए तो काफ़ी है। सो आपने शुरुआत आपकी लाइफ की मतलब म्यूजिक की जर्नी की शुरुआत आपने मुंबई में की। हम्म। सो इनिशियल डेज में व्हेन यू वर चाइल्ड योर फैमिली वाज स्टेइंग इन आगरा या राइट। या सो सो वो किस तरीके से आप मुंबई आए। डैड का बिजनेस था आगरा में। एंड मॉम की शादी हुई, इनकी शादी हुई 87 में। दिन दे मूव, मॉम भी चली गई आगरा। मॉम भी प्रोफेशनल सिंगर थी, तब भी थे अब भी हैं। एंड देन आगरा में डैड का बिजनेस था तो शी हैड टू गो देयर। एंड पैदा मैं बॉम्बे में हुआ। फर्स्ट डिलीवरी हमेशा वो घर होती पे ना, होती हाँ है घर पे हाँ। होती है। तो मैं यहाँ पे बॉम्बे में पैदा हुआ क्योंकि मॉम की पूरी फैमिली बॉम्बे में रहती थी। तो यहाँ पे पैदा होने के बाद में फिर जब मैं वापस गया तो मॉम का तो एक ब्रेक चल ही रहा था, उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी थी, करेक्ट। लाइव शोज़ वगैरह सब कुछ करना। तो फिर मॉम ने जब थोड़ा वहाँ का माहौल देखा आगरा का, तो उनको नहीं समझ में आया। तो शी वाज़ लाइक कि यार यहाँ पे मेरा बेटा अगर बड़ा होगा तो उसका फ्यूचर नहीं बन पाएगा उतना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अभी जितना बेटर है उतना तभी वैसा नहीं था। और मतलब वही था कि मतलब बिगड़ना वहाँ पे बहुत आसान था। इजी तो हो इस वजह से मॉम ने वो एक अपने दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लिया कि मैं मेरे मामा के साथ में रहूँगा। एंड मैंने मेरे मामा को काफ़ी बार बोलता तो हूँ, बट आज आपके इस चैनल पे बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच टू माय मामा भगवान शिवराम एंड मेरी बुआ रेखा, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इस बच्चे को अपने पास में रखेंगे। क्योंकि अगर मुझे भी आज अगर मेरी सिस्टर के बच्चे को रखना हो, ऑब्वियसली वो प्यार एंड अटैचमेंट तो होता है, बट इट्स अ वेरी बिग ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली। और वो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली, उस वजह से ही आज मैं जहाँ पे भी अपने लाइफ में जितना भी काम किया है, जहाँ पे भी खड़ा हूँ, दैट इज़ बिकॉज कि उन्होंने वो डिसीजन लिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इसको अपने पास रखेंगे। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग योर मामा जी इज दिव्या कुमार's डैड या राइट। दिव्य कुमार डैड। सो दिव्य इज अ प्लेबैक सिंगर, या अमेजिंग सिंगर। और उन्होंने तो अपनी जर्नी और जल्दी शुरू करी थी। मैं उनके 2 साल के बाद में ज्वाइन हुआ था। वो कल्याण जी अंकल के ग्रुप में थे, लिटिल वंडर्स में। लिटिल वंडर्स। उसके पहले एक टीनू खनीरा का ग्रुप चलता था जिसमें दिव्य ने अपना डेब्यू किया था, स्टेज डेब्यू। ओके। हाँ, सो वो मेरे भाई हैं और मैंने बहुत हमेशा बहुत फॉलो किया है उनको, तब से लेके अभी तक। और म्यूज़िक भी हमने साथ में ही, जितना भी जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, हम लोगों ने बचपन से साथ में ही गाने सुने हैं, स्टेज शोज़ किए हैं, सारी चीज़ें। तो एक हमारा एक अलग बॉन्ड है। करेक्ट। सो एज यू स्टार्टेड योर म्यूजिकल करियर इन मुंबई आपने ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे लाइक ऑब्वियसली मुंबई जैसे शहर में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है तो आपको वो स्टेबल करने के लिए इजी था या वो चैलेंजिंग था नहीं, काफ़ी। सी चैलेंजिंग तो था। जब तक आनंद जी अंकल के यहाँ पे काम कर रहे थे तब तक सब कुछ बहुत स्मूथ लगता था, क्योंकि एक वो उनका प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ था कि वहाँ पे हम लोग बच्चे लोग थे, एक सिक्योर माहौल में थे। एंड जब तक वो इनोसेंस थी, सारी चीज़ थी, तो तब तक हमारा काम वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था। बट वहाँ से निकल के व्हेन वी केम इनटू द मेन फील्ड, जैसा आप बोले, जो शो लाइन जो जिसको कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत ही एक ऑब्वियसली हाँ एक क्रेजी हो टर्म जाएगा। जैसा एक वो मिला हुआ है वैसा। बट एक शो लाइन में जब हम लोग घुसे, जब थोड़े बड़े हुए, तो फिर वहाँ पे चैलेंजेस तो थे। एंड देन मतलब एक वो भी था कि वहाँ पे कोई ऐसा ग्लैमर इंक्लूडेड नहीं था। हमको समझ में आया तब कि वो ग्लैमर जो था वो हमको आनंद जी अंकल और कल्याण जी अंकल की वजह से मिल रहा था, क्योंकि करेक्ट। वो इतने बड़े कंपोजर थे, उनके साथ में हम काम कर रहे थे। तो अच्छे होटल्स में रहना, ट्रैवल करना फ्लाइट से, या एसी ट्रेन्स में, या सारी चीज़ें करना, वो उनके नाम की वजह से हमको मिलता था। हमको ऐसा लगता था अरे यार हम बहुत बड़े 30 मार खान है, तो हमको हम अभी मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट है, चाइल्ड स्टार है हम लोग को, तो हमको मिल रहा है। बट
बाद में समझ में आया कि वो हमारे लिए नहीं था, वो उनके नाम की वजह से, के क्योंकि वजह से। उनका इतना मैसिव एक्सपीरियंस और इतने बड़े लेजेंड हैं वो, तो उनके वजह से। बट फिर जब यहाँ पे हम लोग निकले तब यहाँ के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट थे। बट या वो एक इनिशियल स्टेज पे आपको फेस करनी पड़ती है, तो बोलते हैं ना कि काम करते 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 एक जहाँ पे हम लोग थे वहां से हम नीचे वापस एकदम डाउनफॉल से शुरुआत डाउनफॉल हुई। से शुरू। तो बट ठीक है, वो चैलेंजेस मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पार्ट ऑफ द जर्नी है, तो दैट्स ओके। सो 9 साल के बच्चे के अंदर जैसे वो स्टेज फियर होता है, हम्म लाइक व्हाइल सीइंग सच अ ह्यूज ऑडियंस, तो आपने वो जो जैन से फेब का जो सेशन था हाँ, अल्ताफ, वो आपने कैसे याद किया? बहुत मेरे तो मतलब ऐसे, मतलब एक तरीके से बोलूँ फटी पड़ी थी मेरी। और सब बच्चे हम लोग ट्रेन से जा रहे थे। आई थिंक मेरा पहला शो वाज इन सूरत। ओके। और एसी ट्रेन से हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, और सारे बच्चे, हम लोगों की पूरी बोगी होती थी क्योंकि बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो एक साथ में सबकी बुकिंग होती थी। तो सब बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ा दौड़ी चल रही है, मस्ती चल रही है, कोई ताश खेल रहा है, कोई ये खेल रहा है, और मैं अकेला एक बैठा हूँ पेपर लेके और वो गाना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्टैंड बाय में मैंने दिव्या को और एक हमारे थे सागर दादा, सागर केंदुलकर, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिंगर। उनको मैंने बोला था कि आप लोग यहाँ पे विंग में खड़े रहना, और अगर मैं कहीं पे भी भूलूं, मेरे साथ साथ में वो अंतरा थोड़ा थोड़ा माइम करते रहना, अगर मैं कहीं पे भी भूला तो आप टेक ओवर कर लेना। और तो वो एक फियर तब था, बट वो होता है कि ऊपर वाले का साथ था। और जब वो गाना मैंने शुरू किया और वो जैन से फेब जो दिसंबर तक का जो पूरा अंतरा था, जब मैंने गाया, तो दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस एंड माय फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन वो फॉर मी। डू यू तो स्टिल रिमेम्बर द या ऑफ कोर्स कैन इट्स यू सिंग इट फॉर माय ऑडियंस? अरे मतलब गाना तो आई डोंट रिमेम्बर, गाना तो आई डोंट रिमेम्बर कि वो तो अब तो मतलब बहुत साल हो गए वो गाना सुने हुए भी। लेकिन या बट वो मेमोरी जो है वो आज भी मेरे दिमाग में बहुत फ्रेश है कि वो एक पहली अपॉर्चुनिटी थी। एंड मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ऊपर वाले का साथ मिला और वो गाया मैंने, एंड आई गॉट माय फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन। तो या दैट वाज अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी। अभी तो मुझे खाली उसका मुखड़ा ही याद है। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। सो हर्षित भाई, जो जैसे आपकी जर्नी 1998 से शुरू हुई थी लाइव शोज के लिए, सो वहां से लेकर आज तक काफी लंबा सफर रहा है, तो इस जर्नी के कुछ यादगार मोमेंट्स हैं जो आपको कुछ याद है? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एज अ सिंगर जो जर्नी मैंने शुरू करी, एंड देन मतलब लोगों को ऐसा लगा कि आई विल गो फॉर प्लेबैक एंड एवरीथिंग। बट फिर अचानक से एक ऐसा टाइम आया जब कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में मैं म्यूज़िक करता था, गाता था, ये करता था, तो सारी चीज़ें, तो वहाँ से कंपोजिंग का शौक लगा। एंड 2012 से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई एज अ कंपोज़र। ओके। 2012 में मैंने गाने कंपोज करने शुरू करे। एंड उसमें मेरे दो दोस्त आदित्य नारायण और अध्ययन सुमन, इनका बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, एंड उन्होंने मुझे ये क्या बोलते हैं आपको, पुश भी किया कि यार आप ये चीज़ करो, एंड आई थिंक यू कैन बी अ गुड कंपोजर। सो वहाँ से जब कंपोजिंग की एक जर्नी शुरू हुई, तो मेरा पहला गाना 2015 में आया। आफ्टर आई स्टार्टेड डूइंग स्क्रैचेस और ये सारी चीज़ें करना, मैंने सेटअप अपना बनाया, सारी चीज़ें करनी शुरू करी। एंड फिर आदित्य के साथ में मेरा पहला गाना जो था जिंदगी। क्या तेरा नशा Yeah, so that was my first song as a composer, and it is very special for me क्योंकि टी सीरीज से वो गाना रिलीज़ हुआ था। एंड आदित्य बीइंग अ फ्रेंड, उनको वो गाना जब मैंने सुनाया, कंपोज किया था गोवा में मैंने, और उनको आके यहाँ पे सुनाया, तो तुरंत उसने बोला कि ये गाना मेरे को चाहिए और ये गाना हम लोग करते हैं। तो जब भी आप कुछ पहला ऐसा काम करते हो तो वो आपके लिए एक बहुत मेमोरेबल एक चीज़ हो जाती है। एंड 2015 में वो गाना हमारा रिलीज़ हुआ, एंड आदित्य ने बहुत कमाल गाया, उसने शूट भी किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स मुझे हमेशा एक साथ में ऐसे मिलते गए जो जिन्होंने वैसा सपोर्ट अपना रखा। एंड आई एम श्योर कि सबकी लाइफ में एक वैसा एक फील रहता है। करेक्ट। एंड देन
वो गाना करने के बाद में देन आई डिड मेनी सॉन्ग्स विद अध्ययन सुमन के साथ भी बहुत सारे गाने किए। एंड फिर एक स्पेशल मोमेंट आया 2021 में जब मैंने अपना एक इंडिपेंडेंट ईपी लॉन्च किया ओजी स्टूडियोज। सो ओजी स्टूडियोज के बारे में जैसे सुना है, इट इज वेरी डिफरेंट देन रिमिक्स। या सो सी अभी अगर आप करंट बॉलीवुड के सिनेरियो की बात करें तो अभी वैसा म्यूजिक रहा नहीं। करेक्ट। टू बी वेरी सैड, मतलब बोलते ना कि इट्स वेरी सैड राइट नाउ कि वैसा म्यूजिक अब बनता नहीं जैसा 90s में बनता था। आप अभी मैं दो तीन दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें राजकुमार राव थे और उन्होंने बोला कि वो लोग अंताक्षरी खेल रहे थे एंड द सॉन्ग्स दे वर सिंगिंग, जितने भी लोग थे सब अर्ली 2000 और 90s के ही गाने गा रहे थे। गाने गा रहे। तो उनको ये चीज़ स्ट्राइक करी कि यार आज के गाने इतने रेलेवेंट नहीं है क्या, कि लोगों को याद नहीं रहते। करेक्ट। तो अच्छे गाने भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे गाने भी आते हैं, अच्छे कंपोजर्स भी हैं हमारे पास में आज भी इस इंडस्ट्री में, लेकिन लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। करेक्ट। लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। सी मेरे लिए भी एक ये हमेशा से एक ड्रीम रहा है और ये ड्रीम रहेगा कि मैं बॉलीवुड में एक मूवी करूँ करेक्ट। एज अ कंपोजर। बट जितना भी मैंने स्ट्रगल किया, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, सो बेसिकली अब लोगों के थोड़े से क्राइटेरियाज चेंज हो चुके हैं। अब ये जो रीमेक्स और ये जो रीमेक जो चल रहे हैं, दोनों दोनों चीज़ें, सो लोग थोड़ा अभी फॉर्मूला बेसिस पे काम कर रहे हैं। दे वांट टू टेक अ सॉन्ग, पहले के अपने कुछ 4-5 लाइन कंपोज कर दी, पहले का एक हुक लाइन रख के वही गाने का हुक लाइन रख के, सो इट्स वेरी इजी टू सेल। आपको किसी को बता, मतलब एक नए गाने को बेचना और एक ऑलरेडी रीमेक किए हुए गाने को बेचना बहुत ईजी होता है। सो वो फंडे पे हमारी इंडस्ट्री अभी काम कर रही है, तो देर इज़ नो स्पेस फॉर ओरिजिनल म्यूजिक एंड आई एम द गाय जिसको ओरिजिनल म्यूजिक करने में ही मजा आता है, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी, आई कैन से इट कि भाई ये मेरे अंदर से निकला है। सो काइंड ऑफ योर क्रिएटिविटी यू हैव टू शो इट। करेक्ट। तो ओजी स्टूडियो जब मैंने बनाया तो वो क्रिएटिव फ्रीडम मुझे मिला एंड यहाँ पे मैं जो जॉनर्स के गाने करना चाहूँ, जैसे फील के गाने करना चाहूँ, मैं कर सकता यू हूँ। आर टोटली इंडिपेंडेंट या फॉर दैट। टोटली, मतलब वो तो एक ये इंडी म्यूजिक का यही एक प्लस है कि जो आर्टिस्ट को फील होता है वो करता है। करेक्ट। और मतलब बहुत सारे इसमें डिफरेंट जॉनर्स भी आ गए। अभी कोई लोग हिप हॉप में हैं, कोई पॉप में हैं, कोई सेमी क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कर रहे हैं एंड कोई ये क्या बोलते हैं, फ्यूजन म्यूजिक कर रहे हैं। सो मेरा एक ऐसा था कि जो मुझे फील होता है वैसे मैंने 7 गाने ओजी स्टूडियो में किए एंड म्यूजिक 24 जिनके साथ में मैंने मिलके ये पहला सीज़न किया था एंड उसमें भी मेरे सारे दोस्त ही फीचर हुए थे। सो ये उनको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अच्छा म्यूजिक बनाऊं। अगर आज मैं सब चीज़ें खुद ही करने जाऊंगा ना, आई वोंट बी एबल टू सेल। करेक्ट है। आई वोंट बी एबल टू सेल। सो इंसान को सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट इसलिए खराब हो गए क्योंकि दे वांट टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। So for OG Studios, are you open for fresh artists? 100%। लाइक आई एम डूइंग अ सेकंड सीजन एंड सेकंड सीजन में जहाँ पे भी हमारी बात चल रही है वहाँ पे हमारा ये है कि 7-8 गाने जो भी हम कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट हम 2 या 3 सिंगर नए इंट्रोड्यूस कर सकें। ओके। सो मेरे टच में जितने भी आर्टिस्ट हैं, फ्रेशर्स हैं या अपकमिंग एस्पायरिंग हैं, मुझसे इनका नंबर ले लेना। डेली परेशान करना जब तक आपका फ़ोन ना नहीं उठाए। बिल्कुल करिए, परेशान करिए और मैं सुनूंगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं सिंगर्स के, लिरिसिस्ट के। मेरा एक है कि मैं ना बहुत मैं ऑनेस्ट हूँ इस मामले में, क्योंकि म्यूज़िक है, मेरा काम है, मैं डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। Obviously. मैं कोई भी लिरिसिस्ट आता है या कोई भी सिंगर आता है मुझसे मिलने के लिए, मैं उनका गाना सुनता हूँ तो आई टेल देम वेरी ऑनेस्टली व्हाट आई फील। कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, सो आई विल से इट। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि नहीं आप एक काम करो, आप मिलते रहो, देखते हैं हम कुछ करते हैं, या आप बहुत अच्छा गा रहे हो। तो मेरा एक वो फेक प्रोत्साहन मैं किसी को नहीं देता, करेक्ट। क्योंकि हमको भी कभी किसी ने नहीं दिया। एंड ये एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको कोई बोल दे, जैसे जेन्युइन अभी मेरे, रिव्यूज हाँ, आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी वाइफ हैं या मेरे घर पे, मुझे सबसे पहला रिव्यू ऐसा ही मिलता है कि भाई ये गाना ठीक है, ये गाना अच्छा है, करेक्ट। ये गाना बहुत अच्छा है। वो हर गाने को वो नहीं बोलेंगे ओ माय गॉड भाई ने क्या गाना बनाया है, या हर्षित तूने क्या गाना बनाया है यार, ये तो मतलब पाथ ब्रेकिंग गाना है और अमेजिंग गाना है, ये तो सुपर हिट है। तो आपको 2-3 लोग अपने लाइफ में से चाहिए जो आप आपको ऑनेस्टली जेन्युइन रिव्यूज दें। जो रिव्यूज दें आपको। सो ये तो रही आपकी कंपोजिंग की बात। प्लेबैक सिंगिंग में जब आप छोटे थे, तब आई गेस कभी खुशी कभी गम के लिए आपने। सी या वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कोरस एंड मेरा पहला एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर तब था जब मेरे को हमारे मतलब मामा को फ़ोन आया कि दिव्य और हर्षित को आप भेजो, एक कोरस डबिंग है एंड इट्स फॉर अ फिल्म। तो हम लोग सब गए और उस टाइम पे हम एक एक बच्चों का ग्रुप बना हुआ था जिसमें राहुल वैद्य भी थे। अच्छा। हाँ, तो हम सब साथ में ही बड़े हुए। ही इज़ ऑल्सो वेरी डियर फ्रेंड, एक बड़े भाई के जैसा ही मैं उनको बोल सकता हूँ। तो हमने सब लोगों ने स्टार्टिंग की इनिशियल जर्नी हमारी साथ में ही स्टार्ट हुई है
एंड हम लोग सब लोग वहाँ पे गए और मैं एम्पायर स्टूडियो के अंदर घुसा जहाँ पे कभी खुशी कभी गम का बैकग्राउंड चल रहा था। एंड बबलू दा द लेजेंड, क्योंकि वो थोड़े बिहाइंड द कैमरा पर्सन होते हैं अरेंजर हमेशा, आजकल तो अरेंजर भी बहुत खुल के बाहर खुल आते के हैं, बट उस समय के लोगों को इतना नहीं था। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट अरेंजर्स ऑफ आर इंडस्ट्री। उन्होंने बहुत सारे गाने अरेंज किए एंड ही वॉज ऑल एक, वो एक लेजेंड ही है, आप समझिए एक लेजेंड थे। और जब मैं वहाँ पे घुसा अंदर एंड देवर 50-60 म्यूजिशियंस देयर एंड हमको भी वहाँ पे खड़ा कर दिया एक माइक के सामने एंड देन हमको पार्ट्स पता चले कि क्या गाना है, ये गाना है। सो इट वाज अ पहला ही एक्सपोजर रिकॉर्डिंग का एक मुझे ऐसा मिला कि यार ये काम मुझे करना है, कि यार ये क्या चल रहा है, एक मामला ऐसा द चल रहा है कि ग्लैमर 50-60 लोग बैठे हुए हैं, वायलिन सेक्शन बैठा हुआ है, टूटी सेक्शन बैठा है, गिटार्स है, परकशंस है, ड्रम्स है, सारी चीज़ें लाइव रिकॉर्ड हो रही है। तो और फिर कोरस सिंगर्स हैं, बबलू दा सबको कंडक्ट कर रहे हैं साथ में। तो वो वहाँ से पहला एक्सपोजर ही जो था, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये स्टूडियो वाला जो काम है और ये इस लेवल का काम हमको करना है। स्टिल जो कभी खुशी कभी गम का जो सेटअप था, जो अपने जी बैकग्राउंड म्यूजिक का वो एक साथ पूरी सिम्फनी बैठी हुई है बिल्कुल। एंड देन सिंगर गा रहा है एंड यस काइंड यस ऑफ यस यस, क्योंकि पहले गाने तो ऐसे ही रिकॉर्ड होते थे ना, पहले तो लाइव ही रिकॉर्ड होते थे। जी फिर धीरे धीरे ये सब इक्विपमेंट्स ऐसे आ गए कि अब आप इंडिविजुअली सारी कहीं चीज़ें इंडिविजुअली कर सकते हो, बट पहले उनके पास में वो चीज़ें नहीं थी। तो सारी चीज़ें लाइव ही करनी पड़ती थी और एक साथ ही बजती थी, सिंगर्स भी एक साथ ही गाते थे। तो वो टाइम ही कुछ अलग था, इसलिए हम रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी, ये लेजेंड्स क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने अपने गाने एक टेक में गाए हैं। एक टेक में तो और वो आजकल के सिंगर्स के लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करेक्ट मैं एज अ कंपोजर मैं खुद इतने सिंगर्स लोगों से मिलता हूँ। मैं खुद मेरे गाने डब करता हूँ तो मैं एक टेक में नहीं गाता। नाउ वी हैव दैट प्रिविलेज ऑफ कि हाँ भाई, एक लाइन कर लिया, ये इसका फील अच्छा नहीं था, चलो दूसरे में। तो उनको तो एक ही साथ में सारी फील देनी है। करेक्ट और वो सारे म्यूजिशियंस भी इतने ग्रेट थे कि एक रिकॉर्डिंग चल रही है, 70 लोग बजा रहे हैं, और उसमें से एक जन ने भी कोई मिस्टेक की तो देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन। स्टार्ट अगेन वो उसके ऊपर उंगली आ हाँ, जाती तो वो थी परफेक्शन वाला जो मामला था वो पहले इतना कमाल का था, बट यार वो टाइम थोड़ा अलग था। एंड आई एम अ बिट ओल्ड स्कूल, आई यूज्ड टू लव दैट। ऑब्वियसली लाइव शोज में जितने भी होते हैं वो 70s 80s 90s 2000s के ही गाने बज रहे हैं करेक्ट। करेक्ट सो डू यू प्रीफर दो सॉन्ग्स और डू यू प्रीफर आज के गाने सी अब आज के गाने उस जमाने के गाने के साथ में कंपटीशन है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हम जब स्टेज पे जाके गाते हैं तो जब 90s का कोई गाना गा दो, आज के कितने भी आप गाने गा दो, बट एक ही वहाँ का कोई गाना होगा 80s का या 90s का, आप गाओगे और पब्लिक एकदम पागल हो नाच जाती पाए है। यस करेक्ट सो उनका कोई कंपटीशन है ही नहीं। आज का म्यूजिक मतलब ले अर्ली 2000, 2005, 2010 तक का भी जो म्यूजिक है वो हाँ थोड़ा रेलेवेंट है, हमें याद है, और वो लंबे समय तक हमें याद रहेगा। बट उसके बाद का म्यूजिक आया तो डोंट रियली थिंक के कोई वैसा म्यूजिक आया है जो आज से 50 साल के बाद में भी लोग गाएंगे। आई सो डोंट डू यू थिंक रिमेम्बर आज के कोई गाने सो। वेरी ऑनेस्टली मैं आजकल गाने सुनता ही नहीं हूँ ज़्यादा, बॉलीवुड के तो गाने सुनता ही नहीं हूँ मैं। इंडिपेंडेंट कुछ गाने सुनता हूँ एंड मैं बाहर के वेस्टर्न गाने बहुत सारे सुनता हूँ। सो इंडस्ट्री में आने से पहले हैव यू एवर हैड अ मेंटोर सी मेरे लिए मेंटोर तो पहले मेरे फैमिली में ही इतने सारे थे कि मतलब बाहर मुझे मेंटोर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो मम्मी के साथ में मम्मी से भी म्यूज़िक सीखा, और मेरे अंकल नवीन शिवराम जी, वो भी कंपोज़र हैं, तो उनके पास में मैंने बहुत म्यूज़िक सीखा। क्योंकि उनका भी सेम है, ही इज़ ऑल्सो कंपोज़र, अरेंजर, और सिंगिंग भी ठीक ठीक ठाक करते हैं, मतलब वैसा ज़्यादा नहीं उन्होंने की है, बट या सो इनिशियली उन्होंने ही हमको इस साइकिल में डाला कि रियाज़ करो, ये सारी चीज़ें करो, ये करनी है, ये करनी है। बहुत गुस्सा भी आता है, आपने फ्री फोकट में कितना मारा है आपने हम लोगों को, सारी चीज़ें की है, बट अभी वो समझ में आता है कि यार वो उस टाइम की वो मार बहुत ज़रूरी थी। तो उस वजह से आज हम जहाँ पे भी हैं, हम हमारे काम वगैरह में लग गए हैं, तो ये डिसिप्लिन हाँ, मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन करना। एंड वो उनके वजह से ही शुरुआत हुई थी, तो उनको बहुत हेट करते थे तभी, बट अब बहुत प्यार करते हैं। लव यू। आप सिंगर कंपोजर और अरेंजर हैं ठीक है तो इन तीनों रोल्स को आप कैसे बैलेंस करते हैं बैलेंस नहीं, मैं तो ये तीनों रोल को बहुत इंजॉय करता हूँ। सी मेरे को तो ऐसा लगता है कि म्यूजिक है, यूजुअली मैंने देखा है कि जो अरेंजर्स होते हैं, जो कंपोजर्स होते हैं, और अगर वो अरेंज भी करते हैं तो वो बाहर लोगों के लिए नहीं अरेंज करते हैं। Correct. बट मैंने कभी भी वो क्राइटेरिया रखा ही नहीं, मैं सबके लिए अरेंज करता हूँ। जो भी मेरे पास में आता है, आज एक न्यू कमर से लेके कोई एस्टेब्लिश कंपोजर भी अगर मेरे पास में आता है तो मैं उनके लिए अरेंज करता हूँ। एंड ये उनकी भी एक बड़ी बात है कि यार एज अ कंपोजर होने के नाते भी, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम्स बहुत हो जाते हैं, बट उसके बावजूद भी वो मुझे गाना देते हैं करने के लिए। सो या तो श्रेयस पुराणिक वॉज द फर्स्ट वन जिनका गाना भी सतरंगा जो हिट हुआ, करेक्ट उनको फिल्म फेयर भी मिला उनके लिए। उसके वजह से मैं अरेंजर बना, क्योंकि उसके पहले मैं अपने खुद के ही गाने थोड़े बहुत कर रहा था, एंड मैंने कभी किसी बाहर वाले के लिए कभी कोई गाना किया नहीं था।
बट देन श्रेयस केम, उसके कुछ 1-2 गाने मैंने किए, वो गाने अच्छे लगे, उसको भी मेरा टेस्ट अच्छा लगा, म्यूज़िक का फ़ील समझ में आया। उसके बाद में हमने बहुत सारे गाने किए। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार, ये भी तो एक कमाल चीज़ है यार, मैं अलग-अलग कॉम्पोज़िशंस इनकी सुन रहा हूँ, इसको अरेंज कर रहा हूँ, तो ये मेरे को भी हेल्प करेगा कहीं न कहीं। करेक्ट। फिर वहाँ से एक जर्नी शुरुआत हुई अरेंजर की, तो श्रेयस आए, फिर तोशे शारिफ के मैंने बहुत सारे गाने किए, फिर देन आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी। श्रेयस ने गाना किया था भंसाली सर के लिए, मलाल फ़िल्म में, नाद हाँ। कोड़ा, दैट वाज़ लाइक माय बिगेस्ट सॉन्ग व्हिच आई डिड। नाद कुड़ा, नाद कुड़ा। सो मतलब मैं तो ये एन्जॉय करता हूँ सारी चीज़ें। डिड यू गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम भंसाली सर? या ऑफ कोर्स आई मेट हिम ट्वाइस एंड मतलब वो उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस अलग ही है, क्योंकि वहाँ पे बजट एंड ऑल की ये सब छोटी-मोटी बातें वहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि वो म्यूज़िक को सबसे पहला तवज्जो देते हैं। आप उनकी अभी भी कोई भी फ़िल्म देखिए, जितना ग्रैंड वो शूट करते हैं, उतना ही जितने सिनेमैटिक तरीके से वो सारी चीज़ें शूट करते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट उनका म्यूज़िक म्यूजिक है। सो या वो मेरे लिए एकदम वैसा एक एटमॉस्फेयर था कि मैंने बोला यार, ये तो काम अगर मेरे को ज़िंदगी भर करना पड़े, यहाँ पे गाने अरेंज करो, और बड़े-बड़े म्यूजिशियंस को मैंने बुलाया, तापस दा को मैंने बुलाया मैंडोलिन के लिए, एंड देन रिदम के लिए आए, मतलब जिनको वो बोल रहे हैं कि आपको जैसा गाना करना है आप करो, आई लाइक कि ये गाना जैसा आप लेके जा रहे हो, आप इसको लाइव करके जितना आप ग्रैंड कर सको, तो यार तो वो एक अलग एक्सपीरियंस। और कहीं-कहीं पे हम बजट के लिए इतना अटक जाते हैं कि गिटार डब करने के लिए भी पैसे नहीं होते, बट वो एक अपना-अपना एक तरीका है, सब सब कंपोज़र्स का अपना-अपना एक तरीका है। आपने कौन-सी मूवी के लिए प्ले किया है? अरेंज तो मैंने अरेंज। अरेंज मैंने मलाल के लिए किया, देन तोशे शारिफ की एक मूवी की थी मैंने, मुलायम सिंह यादव, एक फ़िल्म हाँ। उनकी आई थी अभी बीच में, जिसमें श्रेया घोषाल हाँ। और इन्होंने सब लोगों ने गाने गाए थे। और इंडी म्यूज़िक मैंने बहुत अरेंज किए। तोशे शारिफ के लिए, श्रेयस के लिए हम लोगों ने टाइम्स म्यूज़िक के बहुत सारे गाने किए हैं, शिव शंकरा, सोनू भैया ने गाया था। देन गणेश चतुर्थी के टाइम पे जब हम लोगों ने साथ में 3-4 गाने किए थे। देन महाशिवरात्रि का एक गाना किया था, दैट वाज़ माय फर्स्ट टाइम मीटिंग सोनू भैया। उनको मैं मिला था, उन्होंने वो गाना गाया था, एंड उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मेरे अरेंजमेंट को। सो या वो एक अरेंजमेंट्स और कंपोजिशन, अगर आपको दोनों में से एक चूज करना हो तो? मेरा पहला प्यार अरेंजमेंट है, तो अगर अरेंजमेंट करना पड़ा मुझे अगर लाइफ टाइम, तो आई एम ओके विद इट। यू आर ओके विद इट, मतलब दबे हुए दिल से बोल रहे नहीं, हो? दबे हुए दिल से नहीं, क्योंकि सी कंपोजर्स के साथ में ना बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। आपको मैं बताऊं, आज के टाइम पे कंपोजर को मतलब उससे चैलेंजिंग जॉब कोई नहीं है। सो हर्षित भाई, 1998 से लेकर अब तक काफी सारी इंडस्ट्री में इवोल्यूशंस आए हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा चेंज क्या है? सबसे बड़ा चेंज, तो मैं क्या बोलूँ, चेंज तो मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हुई है कि एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो, एंड मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ के साथ में सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ भी यही है, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया लोगों का आजकल के टाइम पे। आप देखो, पहले 90s की, अभी मैं कुछ 2-3 फ़िल्में तो थोड़े दिन पहले ही देख रहा था, 3-3 अंतरे थे उसमें, करेक्ट। 2-2 अंतरे करेक्ट। शूट हुए हैं, करेक्ट। पिक्चर में चल रहे हैं। बट अब लोगों का उतना अटेंशन स्पैन रहा कुछ नहीं, अब कुछ लोग। गाने तो ऐसे भी जिसमें 4-5 हाँ, अंतरे भी 4-5 अंतरे भी है। अब जैसे आप लगान फ़िल्म देखो, अगर आप स्क्रिप्ट के हिसाब से उनके एक-एक गाने सुनो, तो वो एक नरेशन आगे लेके जा रहा है, करेक्ट। फ़िल्म को आगे लेके हाँ। जा रहा है, बट वो गाने कितने इम्पोर्टेंट है उस फ़िल्म के लिए। बट अभी जो स्टोरी टेलिंग है, अभी लोगों का उतना अटेंशन स्पैन नहीं रहा है। लोग बोलते हैं, "अरे यार, बोलना है, जो जल्दी बोलो, खत्म करो, करेक्ट। पॉइंट पे आओ।" वैसी वाली। और जैसे ओटीटी पे अगर आप देखो, कुछ-कुछ ऐसे गाने बनते हैं जो बहुत ही कमाल है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 10% अच्छी है, 90% खराब है। करेक्ट। क्योंकि अभी 1.5 मिनट की रील बनाना, अब मैं इतने साल से कंपोज़ कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट अब नाउ आई एम बीइंग फोर्स्ड टू मेक रील्स। अच्छा। हाँ, सो कि ऑब्वियसली आप हर अपना एक एक्सपोज़र थोड़ा, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा लो, आप अपना ये कर लो, आप अपना वो कर लो। तो बेसिकली अभी हम लोग कोई मीटिंग के लिए भी जाते हैं, तो वो पहले मेरा गाना नहीं सुनते, वो पहले देखते हैं मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स हैं। और कि मेरे पे पैसा लगाने से उनका पैसा कैसे वापस रिटर्न आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा, कि मेरा गाना पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो एक्चुअली बेसिकली अगर आप ये देखो, तो ये काम तो लेबल का है, गाना पहुँचाना। करेक्ट। बट वो उल्टा हो गया। अब वो ऐसा होता है कि नहीं यार, एक्टर्स को भी आप देखो अगर, तो उन लोग वैसे ही कास्ट करते हैं कि यार इसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स। वो स्क्रीन टेस्ट लेके ये नहीं देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो एवोल्यूशन ऑफ म्यूज़िक हुआ है, वो इतना कुछ ख़ास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है 90s का और अर्ली 2000 का एरा ज़्यादा अच्छा था अच्छा। आज के एरा से। बहुत बहुत ज़्यादा
अभी एक 1 मिनट म्यूजिक बीच में शुरू हुआ था, मैंने Correct. बोला हे भगवान, ये तो मतलब कहाँ ही हम लोग आ गए कि भाई 1 मिनट में गाना बस मतलब उतना ही है। मैं भी अभी कोई रील डालूँ तो मैं देखता हूँ, जब इनसाइट्स में देखता हूँ तो लोग 10 सेकंड, 8 20 सेकंड, सेकंड 10 सेकंड, 20 सेकंड। तो बेसिकली अगर आपने उनको पहले 5 सेकंड में अगर ग्रास्प नहीं किया तो फायदा नहीं तो है। फायदा नहीं। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विसेज, स्ट्रीमिंग सर्विसेज में सर्विसेज के आने के बाद जो एक्सपोजर लोगों को मिल रहा है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट उस चीज़ के लिए? चलो अपनी बात, ज़्यादातर लोग कंपनीज के लिए तो वो ऑब्वियसली उनके मायने नहीं रखते, बट एज बीइंग अ कंपोजर, एज बीइंग एन अरेंजर, जैसे आपने बताया 1 मिनट रील्स ज़्यादा अभी फेमस हुई, करेक्ट। तो कोई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आपके साथ आके बोला है कि हाय भाई, मेरे लिए भी अर्षित भाई एक रील बना दो करके? नहीं यार, मेरे को तो कभी किसी ने ऐसा, क्योंकि मैं ना सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हुई नहीं। मेरी वाइफ मेरे को बोल बोल के थक गई है पिछले 2-3 साल से कि प्लीज़ थोड़े रील बना दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने बोला कि नहीं, मुझे जब फील होगा, जैसे मैंने अभी एक अपना 90s किड करके एक सीरीज शुरू की थी इंस्टा पे। मैं 1.5 मिनट के कवर्स बनाता था और मेरे फेवरेट 90s के गानों को मैं अपने हिसाब से थोड़ा रीअरेंज करके गाता था। तो दैट आई यूज टू लव, क्योंकि वो मुझे पसंद है, वो गाने मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो वो मैं करूँगा। बट आज कोई गाना हिट हो गया, कल उसका रील बना के डालूँ, वो मेरा वाला, मैं वैसा वाला सीन नहीं हूँ। वो गाना मुझे अच्छा लगना चाहिए, मेरे को फील वैसा होना चाहिए कि हाँ नहीं, ये करना है मुझे, ऐसा करना है। मतलब अगर मुझे फील नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा। और हम बेसिकली हम 90s के जितने भी बच्चे हैं, हम सब सोशल मीडिया पे थोड़े से वो लेड बैक ही है, मतलब Laid ऐसा, back. हाँ, तो वैसा नहीं। सो एज बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जो आज के ज़माने में एज बीइंग इन 2024, वो जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लाइक ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट म्यूजिक अभी सब लोग कर सकते हैं, करेक्ट। तो आपके लिए वो चैलेंजेस क्या है? बहुत चैलेंजेस है ब्रो, बहुत कमाल के चैलेंजेस है। अगर मैं देखूँ तो जैसे अभी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक और ये सारी चीज़ें, सी बेसिकली पहले गाना बना के आपको लेबल के पास ही जाना पड़ता था करेक्ट। 90s में। या तो आप लेबल के पास जाओगे, वो आपका गाना खरीदेंगे और फिर वो गाना अपने हिसाब से वो लोग चलाएंगे, आगे बेचेंगे, आगे टीवी चैनल्स पे चलाएंगे, ये चलाएंगे। बट अब यूट्यूब और ये सारी चीज़ें आने के बाद में यू डोंट हैव टू डू दैट। यू कैन, यू नो, यूट्यूब पे आप अपलोड कर दो, आप यहीं पे बैठे बैठे आप गाना बना दो, वीडियो शूट कर लो, आप अपलोड कर लो। तो ये एक तरीके से एक आपको प्लेटफॉर्म मिल गया आपका खुद का करने के लिए। बट अब जो चैलेंजेस हो गए हैं कि एवरी थिंग इज, क्या बोलते हैं ना, नंबर्स। तो नंबर्स में जब आदमी फंसता है ना, तो फिर वहाँ पे बहुत डीमोटिवेट हो जाता है एक आर्टिस्ट। मतलब अगर मैं अपने हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कोई गाना आपने अपलोड किया, कोई रील आपने अपलोड किया, अभी लोगों को टेंशन ये होने लग जाता है कि मेरे रील पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, Correct. मेरे गाने पे यूट्यूब पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, दीज प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम वेरी स्मार्ट। तो उनको पता चल गया कि भाई जिनके पास पैसा है वो तो वो तो दे ही पैसा रहे हैं। डाल डाल के अपनी सारी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। करेक्ट। आप देखो, पहले इंस्टाग्राम पे बूस्ट रील का ऑप्शन नहीं था, हाँ, आप अब आ प्रमोट नहीं चुका कर है। सकते थे, अब आप कर सकते हो। और यूट्यूब पे आप गूगल एड्स खरीद सकते हो। करेक्ट। पहले लोग फेक व्यूज़ डलवाते थे, बट अब यूट्यूब ने खुद ने ही शुरू कर दिया कि भाई ये तो फेक व्यूज़ कहीं ना कहीं से खरीद के डाल ही रहे, तो हमसे ही खरीद लो। हाँ। तो बेसिकली मुझे कहना ये चाहता हूँ कि जिस आर्टिस्ट के पास में वो रिसोर्सेज नहीं है, अगर बैकिंग नहीं है, तो वो क्या करे, है ना। तो Correct, ये correct. चैलेंजेस हम फेस करते हैं कि भाई आज आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, और यू नो आई एम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास वाला आदमी हूँ, काम करता हूँ, अपना घर चला रहा हूँ, फैमिली है साथ में, सारी चीज़ें। बट आई डोंट हैव दैट लग्जरी ऑफ स्पेंडिंग 5 लाख रुपीज़ ऑन पर सॉन्ग कि भाई मैं प्रमोशन करूँ इसका, Correct. गूगल एडवर्ड्स के इतने मैं व्यूज़ खरीद लूँ, इंस्टाग्राम पे इतना मैं बूस्ट कर दूँ। तो जितने अच्छे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उतना ही ये मैनिपुलेशन शुरू हो गया नंबर्स गेम का। सो बेसिकली पहले के मैं मुझे याद है जब यूट्यूब नया नया लॉन्च हुआ था, तो 10,000 व्यूज़, लोग ऐसे सोचते थे कि अरे यार 10,000 व्यूज़ मतलब क्या बात है, क्या बात है, मतलब मेरा कंटेंट पहुंचा है 10,000 लोगों के पास। आज 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख पे भी आज आदमी डिसअपॉइंट हो जाता है कि डिसअपॉइंट अरे हो यार जाता मेरे है। को यार खाली 2 मिलियन व्यूज़ आए। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये गेम को इतना गंदा कर दिया, इतना मैनिपुलेट कर दिया कि अब व्यूज़ जो है 300 मिलियन, 400 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, बिलियंस में भी कुछ गाने बिलियंस हमारे में गए भी हुए गए हैं। हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, पैसा डाल डाल के आप उनको बड़ा कर दो। बट जिनके पास में वो रिसोर्सेज नहीं है, सो इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर देम। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहो। आपके पास स्पॉटिफाई है, आप वीडियो मत बनाओ, जस्ट ऑडियो आपको रिलीज कर डिजिटल, दो। हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना ऑडियो रिलीज करते रहो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप आज एक गाना डालो, उसके बाद 6 महीने के बाद दूसरा गाना डालोगे, यू गॉन।
यू आर फिनिश्ड। करेक्ट। आपको हर 15-20 डेज में अपना एक गाना डालना है। सो यू बेग, बोरो, स्टील, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। ये सारे यंग आर्टिस्ट को मैं कहना चाहूंगा कि डू वॉट एवर यू वांट टू डू। कैसे भी अपना गाना आप किसी से भी हाथ पैर जोड़ के बनवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट मेक श्योर कि आप एक टाइम पे एक नहीं, कम से कम 10-12 गाने बनाओ। एक साल भर का स्टॉक रखो। एवरी 20 डेज यू रिलीज वन सॉन्ग। आपके जब साल में 12 गाने जब आपने डालने शुरू करोगे, तब जाके आपको फर्स्ट 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, हो सकता है मे बी द 60th सॉन्ग जो है आपका, वो आपको सक्सेस, वो एक गाना आपका। करेक्ट है। तो जब वो 60th गाने पे आप पहुंचोगे, 50th पे आप पहुंचोगे, जहाँ जहाँ पे आपका वो एक बोलते हैं ना, एक ब्लास्ट होगा कि अरे यार ये गाना बहुत अच्छा है, तो फिर आपके जो पीछे के 49 जो रह गए वो अपने आप बूस्टअप हो वो जाएंगे। अपने आप बूस्टअप हो जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की। जैसे आज की इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियसली उसमें प्रोग्राम्ड म्यूजिक डोमिनेट कर रहा है। हाँ, करेक्ट। सो आने वाले जो सिंगर्स हैं या कंपोजर्स हैं या अरेंजर्स हैं, सो व्हाट डू यू सजेस्ट देम कि स्टिक विद प्रोग्राम्स और थिंक ऑफ क्रिएटिविटी? नहीं, प्रोग्रामिंग में भी बहुत क्रिएटिविटी लगती है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप कोई गाना अरेंज कर रहे हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गाना भी अरेंज करना है, तो इतना कंपटीशन है बाहर और इतने जॉनर्स अब आ चुके हैं कि प्रोग्रामिंग में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सो इट डिपेंड। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करो और अपने गानों को वैसा रखो। अगर आप थोड़ा इंडी करना चाहते हो, जैसा मेरा जो स्टाइल है, आई एम वेरी रूटेड। अभी मैं जो अपना ईपी कर रहा हूँ तो वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ही है, बट आई हैव मेड श्योर के हर गाने में कुछ ना कुछ एक एथनिक इंडियन इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ करूँ। मैंने एक गाने में सारंगी डब की है, एक में शहनाई है, एक में नादस्वरम है, एक तो अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू डू। एंड एज फार एज लाइव शोज आर कंसर्न, आई एम द गाय हु ऑलवेज गो फॉर लाइव। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे डीजे बेस्ड बैंड आ गए हैं एंड लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। कुछ तो मैंने सुना है कि वो तो खाली माइक पे माइम करते रहते हैं और गाना पीछे से बजता रहता है। तो ठीक है, अब वो एक मतलब बोलते हैं ना, ऐसा करने से यू यू वोंट गेट अ वेरी लॉन्ग टाइम, बोलता है एक लॉन्ग, लॉन्ग एक्सपोजर हाँ, नहीं है। एक्सपोजर नहीं होगा, वो सक्सेस वैसा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं पे आपको वो चीज़ जो अभी आप चीटिंग कर रहे हो उसका आपको फल मिल जाएगा आगे कहीं ना कहीं। सर, रियलिटी शोज के बारे में आपकी क्या राय है? रियलिटी शोज ब्रो, मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं बहुत ख़राब होता है, तो मैंने खुद ने भी ट्राई किया है, मैं कभी सिलेक्ट नहीं हुआ। आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनकी क्या डिमांड है। मतलब जब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब आइडल वगैरह रिलीज हुए थे, इनिशियल डेज हाँ के। इनिशियल डेज की, तो उस टाइम पे मैंने ऑडिशंस दिए थे, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ना, दे आर जेन्युइनली लुकिंग फॉर टैलेंट। और उसमें से कुछ मेरे दोस्त ऐसे कमाल के आए हैं, निकले हैं, जो बाद में मेरे दोस्त बने, कुछ पहले से मेरे दोस्त थे। बट अभी के रियलिटी शोज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ डोंट। क्योंकि अभी तो बहुत ही क्लियर मामला है कि उनको आपकी सिंगिंग से ज़्यादा आपकी स्टोरी पे इंटरेस्ट है। जो भी, मेरे को तो अभी ज्यादातर उनके नाम भी याद नहीं आ रहे क्योंकि वो वो खुद एक एस्टैब्लिश सिंगर हो चुके हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि रियलिटी शोज आर डूइंग करेक्ट राइट नाउअडेज? सी बेसिकली आई डोंट, मेरे को उनके फॉर्मेट से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यार वो गलत ही कर रहे हैं कुछ, बट इट्स जस्ट दैट के जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स ने बोला है, तो मैं तो इसके बारे में क्या ही बोलूँ, मैं बहुत छोटा हूँ उस मामले में। कि अगर एक सिंगर है, आप उसकी सिंगिंग देखो, आप ये मत देखो वो गरीब है अमीर है क्या है। तो अगर एक गरीब अगर सिंगर है, अच्छा गा रहा है, तो अगर एक अमीर बंदा है जो जिसके पास गाड़ी है और जिसके पास अगर बॉम्बे में घर है, अगर वो यार मेहनत तो सिंगिंग के लिए उतनी ही करनी पड़ती है। तो मतलब बेसिकली वो सिंगिंग तो आपको बाजे पे रियाज करना है या तानपुरे पे रियाज करना है, वो तो उसको भी उतना ही करना पड़ेगा, इसको भी जितना इतना ही इनका करना करना पड़ेगा, है ना। शायद इसके पास तानपुरा नहीं होगा, वो स्ट्रगल करेगा तानपुरा खरीदने के लिए, या वो हारमोनियम कहीं से लेके आएगा। तो बट बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो थोड़ा सा ज़्यादा सेटल्ड है तो ये इसका चांस ज़्यादा होना चाहिए। सिंगिंग को सिंगिंग के हिसाब से जज करना चाहिए। हर बार आप स्टोरी दिखा के आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि अरे यार इसके फादर ये करते थे, उसके फादर वो करते थे। मैं जब गया था मेरे को भी पूछा था क्या स्टोरी है आपकी, है वो, मैंने बोला हाँ ठीक ठाक है, मैं शोज़ करता हूँ, कंपोजिंग करता हूँ, अरेंजिंग करता हूँ, और मतलब ऐसा गाड़ी है आपके पास, मतलब हाँ गाड़ी है। मैं बोला बट गाड़ी होने से मेरे सिंगिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब बेसिकली मेरी जर्नी जो है, वो मेरी जर्नी बहुत पहले से मैंने स्ट्रगल शुरू किया, बट अभी हाँ, नाउ आई एम डूइंग ओके। तो इसका मतलब ये है कि मतलब मेरा सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो सकता। तो उनका क्राइटेरिया बहुत चेंज हो गया, क्योंकि उनको ड्रामा दिखाना ना, उनको ड्रामा। पूरा 1 घंटे का जो एपिसोड होता है उसमें गाने तो कितने होते हैं, 2-2 मिनट के गाने होते हैं। करेक्ट। तो बाकी का आप 1 घंटा कहाँ से कवर करोगे। फिर वो जजेस को बिठा देंगे, फिर वो रो रहा है, फिर वो रो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप बाहर के फॉर्मेट जो आप ले रहे हो,
आप उनके शोज़ देखो, उनके शोज़ पे भी लोग आते हैं और उनका एक एक शो को कंडक्ट करने का तरीका उनका बहुत अलग अलग है, है। हमारे तो सारे शोज़ ऐसे ही हो गए ना। सिमिलर हो गए काइंड हाँ, ऑफ। अभी सारे शोज़ ऐसे ही हो गए, डांस में भी ऐसे ही होता है। मैं यहाँ प्रैक्टिस करता था, मैं वहाँ, अरे भाई तो प्रैक्टिस ही तो करनी होती है। ऑब्वियसली। तो किसी के पास में प्रैक्टिस करने के लिए हॉल होता है कि कोई दूसरे के घर पे प्रैक्टिस करता है या कोई कहीं पे प्रैक्टिस कर रहा है, बट आप उसको जज नहीं कर सकते, आप उसको साथ में मिला नहीं सकते। जैसे कि आपने आपके करियर में काफी सारे कोलैबोरेशंस किए हैं, तो कोई ऐसे स्पेशल कोलैबोरेशन है जो आपके दिल के एकदम करीब हो? सी मैंने ओजी स्टूडियो में जो 7 गाने किए थे उसमें से एक गाना मैंने गाया था, बाकी आदित्य के साथ मैंने कोलैब किया था, दिव्य भाई के साथ में मैंने कोलैब किया था, 2 गाने दिव्य भाई ने गाए थे। बट मेरा सबसे स्पेशल कोलैबोरेशन उस सीरीज़ का था प्रतिभा सिंह बाघेल। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड और बहुत कमाल की सिंगर है। मतलब जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना था क्लासिकल गाते हुए और उनको सारेगामा में आए थे वो, वहाँ से मैंने उनको फॉलो करना शुरू करा था और उनके उसके बाद में हमने साथ में नवरात्रि वगैरह भी करी। सो या रंगना जो गाना मैंने उनके साथ में किया था, ये वो मेरे लिए बहुत स्पेशल गाना था और वो इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि ओजी स्टूडियो जब मैंने खड़ा किया आई हैड नथिंग। सो जब लेबल मेरे पास आया, जब उन्होंने मेरे को बैक किया, सो आई हैड अ वेरी वेरी लेस मनी टू मेक, यू नो, क्योंकि मुझे करना था, इट वाज माय बेबी, सो आई डिडंट केयर कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो मिला मैंने सारी चीज़ों उसमें जी जान लगा दी। एंड जब मुझे फर्स्ट मेरा अवार्ड मिला लाइफ का फॉर रंगना बेस्ट कंपोजर, क्लेफ म्यूजिक ने वो अवार्ड मुझे दिया था, मैंने अपने गानों की एंट्रीज भेजी थी एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि वो गाना सिलेक्ट हुआ एंड आई गॉट द बेस्ट कंपोजर, ये यहीं पे पड़ा, बेस्ट कंपोजर फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल, वो गाने के लिए मुझे मिला था। तो वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था और इसलिए वो गाना मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा एंड दैट इज गोना बी द मोस्ट स्पेशल कोलैबोरेशन फॉर मी। डू यू रिमेम्बर द वर्ड्स, लिरिक्स? हाँ, थोड़े बहुत तो याद ही है कैन यू मुझे। सिंग? अरजुमों से करके हारे दर पन ये सारे काजल बिंदिया रंग उतार क्यों बिन प्यारे राह देखूं जिया से कूं तेरे बिना मैं रूखी सी हूँ फिर किसी हूँ डाली से मैं टूटी सी हूँ प्रेम रंग तू भरना भरना कर दे जो मलंग ऐसे रंग ना छूटे ना ये रंग। सो आपके लिए एक आइडियल कोलैबोरेशन कैसे हो? आइडियल कोलैबोरेशन मुझे ऐसा लगता है कि ओजी के टाइम पे जब मैंने कोलैबोरेट किया, दे आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि दे डिडंट चार्ज मी मनी एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक नए कंपोजर के लिए आइडियल कोलैबोरेशन यही होता है कि आपको किसी को पैसे ना देने पड़े। यू नो, आप कोई गाना बनाते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार ये सिंगर इस गाने के लिए एकदम परफेक्ट है एंड आप उसको अप्रोच करते हो एंड व्हेन यू डोंट हैव अ लेबल इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आजकल सिंगर्स सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई ये गाना आने कहाँ वाला है, इस गाने की प्रमोशन प्लान उनको पहले चाहिए होती है कि भाई इसको गाने को आप प्रमोट कैसे करोगे, क्योंकि आजकल चल ही पूरा मार्केटिंग का ही गेम रहा है ना। तो उनको ऐसा लगता है यार कोई गाना मेरा ऐसा ना आ जाए जहाँ पे मेरे को कोई 10,000 व्यूज़ मिल जाए। करेक्ट। यू नो, मैं तो मिलियंस में मेरे व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरे को 10,000 वाला नहीं चाहिए गाना। तो ये उनका फर्स्ट क्राइटेरिया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में ऐसे सिंगर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज सपोर्ट न्यू न्यू कंपोजर्स एंड कंपोजर्स, वैसा। जैसे थैंक यू सो मच, आप एक सपोर्ट कर रहे अरे हैं। नहीं ब्रो, ये तो मेरे लिए बहुत, मतलब बोलते हैं ना, एक वैसी बात है कि आपने जो शुरू किया है, आई हैव नोन यू फॉर पता नहीं कितने साल हो गए, 6-7 years, एंड द थिंग दैट यू हैव स्टार्टेड नाउ, ये जो वाव आपका जो है ये ऐसे ही वाव बनता रहे और बड़ा बने। और बस मेरा हमेशा से कोशिश यही रहा है कि क्योंकि मेरे कुछ ऐसे लाइफ में लोग रहे हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा व्हेन द टाइम वाज राइट और उन्होंने मेरे को पकड़ के ऊपर खींचा कि चल आ जा वैसा। सो अगर मैं आज उस सिचुएशन में हूँ या अगर मैं कहीं पे भी छोटे मोटे उस लेवल पे हूँ कि अगर मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ या उनको पुश कर सकता हूँ या उनको किसी भी तरीके से उनको एक मोटिवेशन दे सकता हूँ, तो आई एम ऑलवेज अप फॉर दैट। इज दिस योर फर्स्ट पॉडकास्ट? या इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। इससे पहले आपके इंटरव्यूज भी तो हुए हैं ना? इंटरव्यूज तो बहुत किए हैं, इंटरव्यूज व्हिच वाज द फनीएस्ट, मोर फन वाला इंटरव्यू? आई थिंक मेरे को सबसे बेस्ट इंटरव्यू जो हुआ था मेरा, दैट वाज अ रेडियो इंटरव्यू एंड वो पहला इंटरव्यू सारियानु छड़िया के टाइम पे किया था 2017 में सलील अर्चना के साथ में 91.1 FM पे। तो तब मैंने देखा था, मैं इंटरव्यूज हमेशा पहले देखते थे, थोड़े सीरियस बातें होती थी, होती थी। चलो अभी तो पॉडकास्ट आ गया, अभी तो लोग बहुत मस्ती करते हैं, खुल के बातें करते हैं, गाली वाली भी देते हैं, बट वो एक जब वो वाला इंटरव्यू था तब मैं बहुत कॉन्शियस था क्योंकि मेरा वो पहला इंटरव्यू था, मैं रेडियो पे जा रहा हूँ
एंड रेडियो पे हम लोग बड़े बड़े सिंगर्स कंपोजर्स की आवाज़ सुनते थे, तो मुझे ऐसा लगता अच्छा मेरी भी आवाज़ अब वहाँ पे कभी ना कभी सुनाई देगी जब ये इंटरव्यू मैं करूँगा। बट इट वॉज सो मच फन, दे मेड श्योर दैट उनको पता था कि इसका पहला गाना है, इसका पहला इंटरव्यू, दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल। सो या दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इंटरव्यू। एंड देन आरजे प्रवीर के साथ भी मैंने किया था रेड एफएम इंडीज के लिए। सो या ये सब चीज़ें बोलते ना, एक नए लोगों को सपोर्ट करना और उनको बुलाना, उनका इंटरव्यू करना, आई थिंक ये हमको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। क्योंकि बड़ा होने के बाद तो आप कोई भी बुलाएगा, बट आज आपने मुझे अभी बुलाया, ये मेरे लिए और किसी भी बड़े पॉडकास्ट से बड़ी चीज़ होगी कि मैं याद रखूंगा कि भाई मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट पुनीत के साथ में मैंने किया था, वाओ, जो विस्पर्स ऑफ विजडम का जो मैंने शो किया था, तो ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल होगा। बट द डे व्हेन आई बिकम बिग, देन तो सब लोग बुलाने ही वाले हैं, वहाँ पे तो फिर जाना होगा ही। While doing the music, आपके इंस्पिरेशन कौन है जब आप म्यूजिक कंपोज करते हैं? इंस्पिरेशन इट डिपेंड्स, आप कौन सा जॉनर कर रहे हो। आप सैड गाना कर रहे हो, हैप्पी गाना कर रहे हो, डांस ट्रैक कर रहे हो, तो इंस्पिरेशन तो मतलब बेसिकली मेरे लिए तो हमेशा मेरे आइडल्स यही रहे हैं, रहमान सर, शंकर एहसान लॉय एंड अमित त्रिवेदी, सचिन जिगर, सलीम सुलेमान, ये हमेशा से मेरे आइडल्स रहे हैं। और उसके पहले अगर देखो तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, जतिन ललित सर, अनु मलिक सर, रेफ्यूजी का जो एल्बम था, लाइक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम आप उसको बोल सकते हो। और अनु जी के साथ में अभी रिसेंटली मैंने काम भी किया, उनके साथ में मैंने शो किए, तो मेरे लिए वो एक ऐसा मोमेंट था कि मैं उनके गाने जो सुन के बड़ा हुआ हूँ, उनके साथ में खड़े होकर स्टेज पे गा रहा हूँ और वो मेरे बाजू में खड़े हैं, तो मेरे लिए वो मोमेंट बहुत कमाल था कि मतलब मैं उनके साथ में खड़ा हूँ जिसने गाना बनाया, और जब छोटा बच्चा था तब मैं उनके वो गाने सुनता था। सुनते थे, करेक्ट। तो ये सब मेरे इंस्पिरेशन आइडल्स रहे हैं। और अब हम कोशिश करते हैं कि जितना हम कनेक्ट कर सकें, क्योंकि आज की जो एक जेनजी ऑडियंस जो है, उनकी एक बहुत पर्टिकुलर डिमांड है, उनका एक वैसा है कि मिनिमलिस्टिक म्यूजिक पसंद है। प्रतीक कुहाड़ अगर आप ले लो एज एन आर्टिस्ट, जसलीन रॉयल को ले लो, ये सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनुज इनके आप ले लो, गाने बहुत हिट होते हैं। तो जब ऐसे कोई गाने वर्क करते हैं तो हमको वहाँ से समझ में आता है कि यहाँ पे यूथ की साइकी क्या है, उनको क्या चाहिए ना। आई डोंट थिंक सो अभी मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, वैसे गाने अब अगर हम बनाएंगे तो वो नहीं चलेंगे। अब उनका थोड़ा सा वैसा है कि लिरिकली सारी चीज़ें बहुत सिंपल चाहिए। अब वैसे गुलजार साहब या जावेद अख्तर साहब वाली राइटिंग भी आजकल के लोगों को रेलेवेंट नहीं लगती, कि मतलब अगर कुछ भारी वर्ड कहीं बीच में इस्तेमाल हो गया तो प्रोड्यूसर्स हमको पहले ही मना कर दें, बोलते नहीं नहीं यार इसको थोड़ा सिंपल करो। तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि आप जहाँ पे जिस लेवल का आप काम करना चाह रहे हो, जैसे विशाल भारद्वाज सर के जब एल्बम आते हैं तो वो इतने भारी एल्बम होते हैं, बट जब हम म्यूजिकल लोग उनको वो एल्बम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यार ये काम हुआ है कुछ अलग लेवल का। बट जो यंग लोग हैं, जो कॉलेज के यूथ एंड एवरीथिंग, जो अभी लोग म्यूजिक सुनते हैं, वो लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि वो चेंज होगा। बट हाँ, अभी तो जो चाहिए जैसे डिमांड है वैसे सप्लाई आपको देनी पड़ती है। कोई ऐसा जॉनर है जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, यू स्टिल वांट टू डू दैट? सी मैंने जो अभी अपना नया ईपी कर रहा हूँ सितारा, मैंने ना पहले कभी भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ज़्यादा नहीं किया है। आई हैव ऑलवेज डन समथिंग विच इज़ वेरी कनेक्टेड टू बॉलीवुड, लाइक जिसमें डफ बज रही है, ढोलक तबला बज रहे हैं। इंडियन म्यूजिक जो है उसको मैंने बॉलीवुड, हाँ बॉलीवुड, मतलब ओजी स्टूडियो भी आप देखो तो पूरा एक बैंड सेटअप है, ढोल है, मतलब जो इंडियन एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कभी उतना एक्सप्लोर नहीं किया। बट जो मेरा नेक्स्ट जो एल्बम है सितारा, उसमें मैंने 7 गाने किए हैं एंड दे आर ऑल वेरी इलेक्ट्रॉनिक, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक। ये म्यूज़िक हमने एक्सप्लोर किया उसमें, एंड उसमें हमने थोड़ा सा फ्यूजन किया है इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में। तो कौशिक शर्मा करके हमारे एक अरेंजर हैं, बहुत ब्यूटीफुल अरेंजर हैं, उसमें से मैंने सिर्फ एक गाना अरेंज किया, बाकी 6 गाने किसी और ने किए। अच्छा। या क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, और वो कैसे अरेंजमेंट होता है वो भी मुझे पता नहीं। तो कौशिक वही अपकमिंग कमाल के टैलेंट हैं, और उनके साथ में मैंने ये एल्बम पे कोलैबोरेट किया है। सो या तो एक जॉनर मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, तो इट्स गोना कम आउट वेरी सून। सो हर्षित भाई, एज यू हैव बीन वेरी क्लोज टू कल्याण जी भाई एंड आनंद जी भाई, उनका म्यूजिक अगर आज के सॉन्ग में अगर आपको कहीं अरेंज करना हो, सो विच सॉन्ग वुड यू सिलेक्ट? उनके उनका जो म्यूजिक स्टाइल है, सी बेसिकली डॉन का अगर आप म्यूज़िक लो, पर्टिकुलरली जो उन्होंने कंपोज किया था, जो थीम्स उन्होंने कंपोज किए थे उसके, एंड ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, तो ये जिसको उस टाइम पे बोलते थे कैबरे म्यूजिक, जो उस टाइम पे वो जब उन्होंने जब उन्होंने थीम क्रिएट की, बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि पहले तो जो कंपोजर्स होते थे वही बैकग्राउंड भी करते थे, तो मुझे वो उनका बहुत अट्रैक्टिव लगता था।
जो चीज़ वो लोग करते थे, तो बेसिकली ब्रास सेक्शन है, स्ट्रिंग सेक्शन है, ये चल रहा है, परकशंस चल रहे हैं साथ में, ये सारी चीज़ें। तो वो मैंने जब उनका वो फर्स्ट टाइम जब वो म्यूज़िक सुना तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार ये तो मतलब कमाल कुछ एक है जो, क्योंकि इंडियन जो कंपोजिशंस हैं या इंडियन जो अरेंजमेंट्स हैं तो वो तो बहुत सारे लोग करते थे यहाँ पे, बट आर डी बर्मन साहब और कल्याण जान जी साहब, वो एक वेस्ट का जो एक इन्फ्लुएंस जो है वो बॉलीवुड में वो लोग लेके आए थे उस टाइम पे। तो कभी अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं एक गाना वैसा तो बनाना चाहूँगा क्या वो अपनी ओजी लाइफ में। के लेवल के थ्रू जाएगा या वेनेवर मतलब वेनेवर आई गेट द अपॉर्चुनिटी, क्यों बेसिकली कोई अभी प्रोड्यूसर आके तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला है, तो कभी कोशिश करूंगा कि अगर ओजी स्टूडियो कर रहा हूँ या अपना कोई एल्बम कर रहा हूँ तो उसमें वैसा कोई एक गाना मैं कर सकूँ। वी आर वेटिंग फॉर दैट वेरी आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। तो आपके लिए सॉन्ग लिखने का प्रोसेस या उसके लिए इंस्पिरेशन, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि प्यार करो तो इंस्पिरेशन मिले, तो आपके लिए इंस्पिरेशन मुझे ज़्यादातर पसंद है जिस गाने में थोड़ा ठहराव हो, या फिर कव्वाली जितनी भी मैंने आज तक बनाई है। एक रुबाइयाँ करके एक गाना मैंने बनाया था, एंड उसके बाद में फिर ओजी स्टूडियो में मैंने एक अली अली करके गाना बनाया था। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई कव्वाली कंपोज करता हूँ, मेरे आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ। और जब भी कुछ ऐसे स्लो रोमांटिक या सैड रोमांटिक गाना मुझे कंपोज करना होता है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। जैसे अभी मैंने एक मेरा लेटेस्ट गाना था नाम, उसका यही था कि मैं तेरा नाम ना लूंगा कभी। सो बेसिकली इट वाज अ सैड ट्रैक। की? तो लेकिन उसको मैंने थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपोज करके थोड़ा सा वैसे करने की कोशिश करी कि कि आज के जो लोग हैं वो उसके साथ में थोड़ा कनेक्ट कर पाएँ। एंड जहाँ तक गाना लिखने की बात है तो आई हैव रिटन वेरी फ्यू सॉन्ग्स फॉर, मतलब बोलते हैं ना, जैसे लिरिक्स मैंने बहुत कम लिखे हैं। लिरिक्स मेरे ज़्यादातर अविनाश चौहान ने लिखे हैं, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं, और ओजी स्टूडियो के सारे गाने उन्होंने लिखे थे। मेरे मैक्सिमम जितने भी गाने आज तक रिलीज़ हुए हैं सारे गाने उन्होंने ही लिखे हैं। तो वो जो प्रोसेस जो है ना, मैं कोई भी गाना बना रहा हूँ, मेरे को वो प्रोसेस जो हम लोग जो स्टूडियो में बैठ के यहाँ पे करते हैं काम, तो वो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। सो बीट अ सैड सॉन्ग और अ कवाली और अ डांस नंबर, एक पूरा जो एक होल प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग, देन लिरिक्स, सबसे पहले कंपोजिंग होती है फिर लिरिक्स आती है, एंड देन अरेंजमेंट होता है। सो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्रोसेस। और इंस्पिरेशन अगर आप बोलो तो कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई इंस्पिरेशन नहीं होती कि मुझे आज जैसा मूड होता है ना, एक्चुअली इंडिया आर्टिस्ट का ये होता है कि जैसा उसका मूड होता है वैसे सुर भी आपके वैसे ही बजेंगे उस दिन। पियानो पे आपका कुछ ऐसे ही फील, हाथ भी वैसा ही जाएगा। व्हेन यू वेरी हैप्पी तो थोड़ा कुछ अलग वाइब होता है, व्हेन यू लिटिल सैड, कुछ स्ट्रेस है अगर लाइफ में अगर ऐसा कुछ, तो थोड़े सुर वैसे ही लगते हैं। So while arranging a song, what element do you focus the most? सी आई एम वेरी गुड विद मेलेडी। तो बेसिकली मैं पहले यही देखता हूँ कि जो कॉर्ड्स लग रहे हैं गानों में, जो एक 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 होता है कि कुछ गाने एकदम वैसे सिंपल ही बन जाते हैं कि वो 4 कॉर्ड के अंदर गाने खत्म हो गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रहमान सर का जो स्टाइल है कि 4 कॉर्ड है, फिर उसके बाद में 5वां, छठा, 7वां ऐसा कॉर्ड लगा देंगे कि वो गूज़बम्प्स आ जाते हैं। उनके आप कोई भी एल्बम सुनो, रंगीला सुनो या लगान सुनो या रोजा, बॉम्बे, तो मेरे लिए रिदम में करता हूँ थोड़ा सेकेंडरी, मेरे लिए पहले मेलोडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं कभी भी कोई भी गाना, और मुझे ऐसे इंडियन टाइप के गाने अरेंज करने में बड़ा मज़ा आता है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक मैं नहीं करता, जो भी अगर मेरे पास कभी आता भी है तो मैं आउटसोर्स कर देता हूँ उसको। बट मुझे थोड़े फील वाले गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं अरेंज करने के लिए। Obviously. और आपको कब लगता है कि आपका एक कोई गाना है जो वो अब कंप्लीट हुआ है? Like when you finalize the song. सी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो उसमें ये है कि मिक्स एंड मास्टर के बाद ही गाना कंप्लीट होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गाना कंपोज कर रहे होते हैं ना, सी कोई कंपोजर आपको बोले कि नहीं बोले, बट मैं आपको बताता हूँ, अच्छा गाना होता है ना, अपने आप आपको पता चल जाता है कि ये गाना अच्छा है, इसके लिरिक्स भी अच्छे लिखे गए हैं, ये गाना आपसे अच्छा कंपोज हुआ है, ये गाना अरेंज भी अच्छा हुआ है। तो हमारे लिए एक वो सेटिस्फेक्शन पहले ही हमको मिल जाता है कि कॉज वेन एवर आई कंपोज आई नो कि भाई ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ा एवरेज कर रहा हूँ, ये तो मैंने बहुत ही ख़राब किया है। तो हम वो काम पहले ही ओमिट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीशन ऑफ द सॉन्ग तो हमारे लिए तभी होगा कि जब लोग उसको सुनेंगे और लोगों तक वो गाना पहुंचेगा। तो जब यूट्यूब पे हम गाना अपलोड करते हैं या स्पॉटिफाई पे जब आप करते हैं, तो स्पॉटिफाई जो है, स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट का जो प्रोफाइल है, मैं बार बार खोल के देखता रहता हूँ कौन गाना सुन रहा है मेरा, कौन नहीं गाना सुन रहा है। तो बेसिकली आप कितना भी अच्छा गाना बना लो, अगर आप उस गाने को पहुंचा नहीं पा रहे हो बाहर, देन इट्स ऑफ नो यूज। No. देन यू कैन लिसन टू योर ट्रैक, यहाँ पे पर्सनली आप बैठ के सुनो और आप खुश हो जाओ, बस वैसी वाली बात है। So जैसे हम फोटोग्राफर्स हैं या हम एडिटर्स हैं, तो हम लोग की फर्स्ट ऑडियंस होती है जो हमारे एडिटर्स होते हैं। अगर
हमें ही अच्छा नहीं लगता है तो हम ओमिट कर देते हैं या करेक्ट कट कर देते हैं वो करेक्ट पोर्शन। सो आपके लिए सबसे पहली ऑडियंस कौन रही है? हमारे लिए सबसे पहली ऑडियंस तो मतलब मेरे लिए तो मेरे घर वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग के पास ही मैं घर पे जाके पहले बार गाना प्ले करता हूँ, जो भी गाना मैं बनाता हूँ तो मॉम डैड मेरे सिबलिंग्स जो हैं, वाइफ जो हैं, और वहाँ पे कैसा है कि मेरी वाइफ शी इज़ नॉट फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड, तो उसके कुछ मुझे एकदम अलग ही रिव्यू मिलते हैं। जहाँ पे मेरा जो गाना अच्छा होता है वो उसको नहीं अच्छा लगता, कभी कोई मेरा एवरेज गाना होता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली आई हैव एक बोलते हैं ना एक डाइवर्स ऑडियंस मेरे पास में है। मतलब हाँ प्योरली क्रिटिक मेरे घर पे हाँ, है। क्रिटिक मेरे घर पे ऐसे हैं जहाँ से मुझे दोनों किस्म के रिव्यू मिल जाते हैं, कि जब मैं कोई ऐसा किसी के टेस्ट के हिसाब से समझो कोई क्वर्की गाना बनाया तो वो मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, दे लाइक कि यार ये तेरा जॉनर नहीं है, तेरा फील नहीं है, तेरा फील तो वो है थोड़ा अलग, Correct. जो ना वैसा वो गाना वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। बट अगर मैं देखने जाऊँ तो माई वाइफ इज़ द करेक्ट ऑडियंस, क्योंकि सब लोगों को तो वो ओ, म्यूजिकल नॉलेज नहीं है। नहीं। सो वो तो एक गाना एकदम लेमन के जैसे ही सुनती हैं, उनको तो ये भी नहीं पता मैंने कौन से कॉर्ड लगाए या कहाँ पे कुछ चेंज हुआ या कहाँ पे रिदम हुआ, वो तो ये देखते कि भाई पहली बात तो लिरिक्स क्या है गाने के, और वो कितने रिपीटेटिव हैं और कितना जल्दी गाना सेट हो रहा है सेट हो दिमाग रहा में। है मेरी ये। वाइफ आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट क्रिटिक जो मेरे को एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देती है, और वो बहुत हार्श है, बहुत हार्श है। वो बोलते ना ये क्या, ये गंदा, ये गाना अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वाइफ और ये लोग सब लोग आपको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली कि, दे डू। है ना, यस यस। कि यार हर्षित यार ये क्या बात है। तो एटलीस्ट वो होने से अच्छा तो मुझे ऑनेस्टली अगर वो बोल दे तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और मैं उसको गौर भी करता हूँ कि नहीं यार ऋतिका को ये पसंद नहीं आया है तो थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। बट हाँ, मुझे जहाँ पे मुझे पता होता है कि ये गाना अच्छा है तो वहाँ मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ पे मुझे अपने हिसाब से करना है उसको आगे लेके सो फॉर चैलेंजेस इन लाइफ, अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज वो क्या रहा? जाना। अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज, सी ब्रो आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। मेरी मॉम 99 में यहाँ पे शिफ्ट हुई, जब मैंने सिंगिंग करे अपना शिफ्ट मतलब शुरू किया उसके 1 साल बाद ही मॉम यहाँ पे आ गई। फिर मॉम ने अपना करियर वापस शुरुआत की 13 इयर्स के ब्रेक के बाद में, एंड डैड का बिजनेस वाज नॉट डूइंग गुड, शी केम हियर एंड वो यहाँ पे आके उन्होंने वापस अपनी एक शुरुआत करी, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग टू डू, कि 13 इयर्स तक आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं है और 13 इयर्स इंडस्ट्री के बाद में आप वापस आके अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैं काम करना चाहती हूँ, एंड 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड डैड अपने मसलों में फंसे हुए थे। ही वॉज लाइक कि मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ मेरी फैमिली को, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है या जो भी चल रहा है, तो उनकी अपनी स्ट्रगल चल रही थी वहाँ पे, हमारी अपनी अलग स्ट्रगल चल रही थी यहाँ पे। तो इसलिए मेरा चाइल्डहुड ना मैं बहुत जल्दी मैच्योर हो गया। मतलब मुझे लोग भी ऐसे घर में ऐसे बोलते कि अरे ये तो बहुत प्यारा बच्चा था, प्यारा बच्चा था, क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे। तो बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया कि मैं एक वैसा प्रिविलेज्ड बच्चा नहीं हूँ, मेरा चाइल्डहुड वैसा प्रिविलेज्ड नहीं रहने वाला है। तो अब मैंने काम बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, एंड आई हैव टू कीप ऑन वर्किंग टू सपोर्ट माई फैमिली, टू सपोर्ट माई फादर एंड टू सपोर्ट माई मॉम। तो यहाँ पे आने के बाद में फिर घर ढूंढे, फिर ओल्ड माड़ा में हम लोग एक 25 मीटर के घर में रहते थे, एक ही घर में 5 लोग 6 लोग हम लोग रहते थे। और उस चक्कर में मेरा जो मैक्सिमम टीनेज जो है वो मेरा दोस्तों के घर पे गुजरा है। मतलब मैं उतना अपने घर पे नहीं सोया हूँ जितना मैं आदित्य के घर पे सोया हूँ, अच्छा। और अध्ययन के घर पे सोया हूँ। अध्ययन के घर पे थोड़ा कम सोया हूँ, बट आदित्य के घर पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। मेरा पहला स्टूडियो भी आदित्य के घर पे ही था। अच्छा। तो इन दैट वे दे वर वेरी सपोर्टिव कि उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कि तेरे को जो काम करना है तू कर, ये तरीके से। तो वो मेरे सर्कमस्टेंसेस जानते थे। तो चैलेंज मेरे लिए सबसे बड़ा वही था, और आज भी यही है कि मेरे को मेरी फैमिली को खुश रखना है, एंड आई वांट टू गिव देम ऑल द हैप्पीनेस दैट दे डिजर्व। स्पेशली माय मॉम डैड बहुत स्ट्रगल किया है। तो अब बहुत एक वहाँ से जर्नी शुरू करी थी, वहाँ से जहाँ भी हम पहुँचे हैं अब यहाँ से उसको आगे लेके जाना है। सो एज यू सेड यू वर स्टेइंग विद आदित्य एट हिज प्लेस एंड अध्ययन के घर पे जब रहे, तो कभी ऐसा हुआ है कि उदित नारायण जी ने आपको म्यूजिक के लिए या आपने उनको कभी पूछा हो कि हेल्प मांगी हो कि इसमें क्या करना अरे चाहिए? बहुत बार, मतलब ऐसे हेल्प तो नहीं, बट उनके साथ में बहुत डिस्कशंस हुए हैं उनके लाइफ की, उनकी जो स्ट्रगल्स रही हैं उनके साथ में। हम लोग ने बहुत चिल किया है आदित्य के घर पे, और उदित जी के साथ में बहुत सारे इंटरेक्शन हुए ही। वो हमें बच्चे के जैसे ही ट्रीट करते हैं अपने। तो उनके जो स्ट्रगल के किस्से हम सुनते थे या उनके एक्सपीरियंसेस जो हम सुनते थे, तो उससे आपको बहुत सीखने को मिलता है क्योंकि बिहाइंड द कैमरा स्टोरी किसी को पता नहीं होती। कि जब उन्होंने लगान का वो गाना गाया था, गाना न गिर गिर आए बदरा,
तो उदित जी ने बताया था कि वो बहुत चैलेंजिंग गाना था उनके लिए, क्योंकि जब वो स्टूडियो में पहुंचे तो ही वॉज वेरी नर्वस। कैन यू इमेजिन, उदित जी अब आपको बोल रहे हैं कि ही वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स, हरिहरन साहब, श्रीनिवास, आई थिंक अलका जी, एंड शंकर जी थे, शानदा थे, सब लोग थे। तो उदित जी को ऐसा लग रहा था कि यार यार ये तो बहुत सीखे हुए सिंगर्स हैं, मैं इनके साथ में कैसे गाना गाऊंगा, मतलब ऐसा। और कभी कभी थोड़े उदित जी मॉडेस्ट भी हो जाते हैं, उनकी थोड़ी मस्ती वाली आदत है, बट रहमान सर ने उनको बोला कि डोंट वरी, ये आप अपना पार्ट लो, ये करो। वो गाना उन्होंने गाया था, रात को 3 बजे उनका नंबर आया था, और उन्होंने मुझे बोला था कि हर्षित भाई, भगवान ने ऐसा साथ दिया मेरा कि ऐसी आवाज़ निकली और ऐसा मैंने गाया। तो जब उनके वो किस्से सुनते हैं तो उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि यार लाइफ में नर्वस नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इतना उन्होंने ज़िंदगी में पाया, उसके बाद में भी अगर उनके लाइफ में भी कुछ ऐसे चीज़ें आ जाते, कुछ पल आ जाते जहाँ पे वो भी अपने आप को सेल्फ डाउट कभी कभी कर लेते हैं, तो हम तो अभी तक कुछ बने नहीं, तो हमारे लिए तो शुरुआत ही है। सो फैन इंटरेक्शंस एंड इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में कैसे रहे? सी मैं सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, बट मेरे कुछ बहुत जेन्यून फैंस हैं जो इंस्टाग्राम पे और ये सब पे हैं। मैं उनके साथ में बहुत मतलब कुछ मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत ही एकदम जेन्युइन फैन हैं, क्योंकि वो मुझे तब सपोर्ट कर रहे थे, तब से सपोर्ट कर रहे थे जब से मेरे को कोई जानता ही नहीं था। तो दे ट्रूली बिलीव इन मी, और एक उनको पता है कि नहीं, दे वांट मी टू सक्सीड। वो चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनूं और मेरे को वो सक्सेस मिले। सो दे आर ऑलवेज बिहाइंड मी। और मेरी सबसे बड़ी फ़ैन जो है विशाखा, उसका नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि शी इज़ माय बिगेस्ट फ़ैन। शी इज़ फ्रॉम भुज। जब मैंने नवरात्रि करने के लिए फर्स्ट ईयर वहाँ पे गया था, फर्स्ट ईयर से लेके मैंने 9 साल 10 साल वहाँ पे नवरात्रि की, एंड मतलब वो हमेशा अगर मैं कोई एक पोस्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहला लाइक उसका आएगा। शी इज़ अ वेरी क्यूट किड, एंड मतलब उनका ऐसा है कि मुझे भी ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है यार मैंने ऐसा क्या किया जो ऐसे कोई लोग मुझे मिले हैं जो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं या जो इतना प्यार शो करते हैं। सो या मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने का। सो आने वाले कोलैबोरेशंस के बारे में कुछ शेयर करोगे? सी ओजी स्टूडियो 2 अभी हम मेरी प्लानिंग चल रही है, एंड उसमें अभी सिंगर्स, हमारे कुछ प्रोबेबल सिंगर्स की लिस्ट बनी हुई जिनके साथ में हम काम करेंगे। तो वो लिस्ट तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ बहुत एक्साइटिंग कोलैबोरेशंस होंगे, क्योंकि फर्स्ट सीजन में भी कम से कम 6-7 सिंगर्स के साथ में मैंने कोलैबोरेट किया था, एंड एवरीबडी दे वर लाइक अमेजिंगली टैलेंटेड लोग हैं। और मैं ये इस बार भी यही कोशिश करूँगा कि कुछ नया लोगों को दे सकूँ, जो ओजी वन में था उससे कुछ नया डिफरेंट उनको दे सकूँ, और कुछ नए चेहरे और कुछ एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स जिनके साथ में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो एक कुछ एक्साइटिंग सा कुछ बने कि ओजी स्टूडियो को मैं उस मुकाम पे पहुंचाना चाहता हूँ कि जहाँ पे लोगों को ऐसा हो कि ओरिजिनल म्यूजिक सुनना है तो इस चैनल पे चलेगा। जैसे कि आमिर खान सर के जो इनक्रेडिबल इंडिया करके जो सीरीज आती थी, हम्म तो जैसे उसमें सोना महापात्रा का एक जो लड़की के ऊपर बेस्ड एक हम्म सॉन्ग था, जैसे वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही होता है, हम्म तो आपके लिए वो रूह टचिंग सॉन्ग अगर आपने किसी और आर्टिस्ट का सुना हो तो वो कौन सा रहेगा? यार मेरे तो बहुत फेवरेट गाने रहे हैं, मतलब पिया हाजी अली एक वैसा गाना है जो भी सुनो, और माय नेम इज़ खान का नूरे खुदा एक गाना है। बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत सारे जॉनर्स सुनता हूँ, बहुत म्यूज़िक मैंने सुना है, बट शंकर जी की वो जो कॉम्पोजिशन है ना, और जिस हिसाब से उन्होंने गाया है, श्रेया जी ने भी गाया है और अदनान जी ने भी गाया है उसमें, आई थिंक वो मेरे लिए एक वैसा, जब भी वो गाना सुनता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो वो आई थिंक नूरे नूरे खुदा वुड बी माई फर्स्ट पिक फॉर दैट। व्हाट वुड बी योर डेफिनेशन फॉर सक्सेस? मेरा सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? सी मेरे लिए सक्सेस वो है जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिले, आपके पास पीस ऑफ माइंड हो कि काम आप करो, और लोग लोग आपको पहचाने, आपसे प्यार करें, आपको म्यूज़िक सुने, बट यू शुड बी वेरी हेल्दी ओवर हियर। अगर यहाँ हेल्दी नहीं हो, कोई तो मतलब नहीं है। मतलब सो बेसिकली मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, और मेरे मॉम डैड, मेरे सिबलिंग्स, मेरी वाइफ। मैं बस उनको खुश देखना चाहता हूँ, और उनके साथ जो मेरा बॉन्ड है, जो अभी जैसा मेरा बॉन्ड है उनके साथ में, स्टार्टिंग से जो रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दी है एज अ एल्डर सन, और जो मैंने
मतलब मेरी जो रिस्पेक्ट है उनके लिए वो बरकरार रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेटर चीज़ कोई हो नहीं सकती कि जब आप काम करके घर जाओ एंड यू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली देयर फॉर यू। आपकी मम्मी पापा भाई बहन जो बोलते हैं ना, वो एक ऐसा प्यार है जो आपको कोई और दूसरा कर नहीं सकता। देन कम्स वाइफ, उनके साथ में अब आपको आगे की ज़िंदगी बितानी है। सो बेसिकली मेरे लिए उनकी हैप्पीनेस मैटर करती है एंड पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो हर्षित भाई, यस। जैसे कि हमने सुना है कि आपका एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है चौहान, वो क्या है? चौहान्स एक हम लोग लाइव शो के लिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है चौहान्स। एंड उसमें मेरे सिबलिंग्स हैं दोनों, रुचिका चौहान एंड यश चौहान। सो ये एक तरीके से एक यूनिक एक कॉन्सेप्ट हमने ऐसा बनाया कि एक ट्रायो, सिबलिंग्स का ट्रायो साथ में परफॉर्म कर रहा है। एंड आपको पता है रुचिका भी सिंगिंग में है काफ़ी टाइम से, यश भी सिंगिंग में है, वो भी शोज़ करता रहता है। तो मुझे एक ये फील था, हमेशा से मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम तीनों भाई बहन साथ में काम करें। एंड चौहान सिर्फ लाइव शो तक ही सीमित नहीं रहेगा, हम बहुत सारे गाने कर रहे हैं। एंड इस नवरात्रि में भी हमारा एक गाना आने वाला है। सो हम एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर एंड एवरीथिंग भी हम साथ में कोलैबोरेट करेंगे। एंड लाइव शोज़ के लिए आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग चौहान्स एंड आई होप कि ये चीज़ चले और लोगों को पसंद आए। कब हो रहा है शुरू? ये ऑलरेडी शुरू तो हो चुका है बट हाँ, मतलब ये जो नेक्स्ट सीज़न है इसमें हम लोग काफ़ी सारे शोज़ साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हमारे गाने भी एक साथ में बहुत सारे रिलीज़ होंगे, जिसमें कुछ गाने रुचिका गाएगी, कुछ यश गाएगा, कुछ मैं गाऊंगा। और यश भी कंपोज़र है तो वो भी कंपोज करता है। ओके। तो हम लोग एक कॉमन हमने एक बैंड ऐसा बना लिया है कि हम तीनों सिबलिंग साथ में परफॉर्म करेंगे। अगर आप म्यूजिशियन नहीं होते तो क्या बनते? बहुत सारी चीज़ें कर सकता था मैं एक्चुअली। हाँ, मेरे को डबिंग का बहुत शौक था। कुछ मैंने फ़िल्मों में, अध्ययन की एक फ़िल्म थी हार्टलेस, जिसमें मैंने कुछ अलग-अलग आवाज़ें निकाल के उसमें मैंने डबिंग्स की थी, डायलॉग्स की डबिंग्स की थी। एक्चुअली हाँ, मैं ये हमेशा बोलना भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं आता। अगर मैं म्यूज़िशियन नहीं होता ना, मैं गेमर होता। मतलब जो गेमिंग करते हैं वही? हाँ, मतलब जो PS5 की जो हाँ गेमिंग होती है हाँ और ये सब जो होता है ना, मुझे तभी पता नहीं था कि यू नो ये भी एक प्रोफ़ेशन होता है। हाँ, अपने बचपन में तो मारियो ही खेली हाँ, है। मारियो ही खेले थे, टेक्केन और ये सब सारी चीज़ें खेलते थे। बट अभी ईए स्पोर्ट्स के इतने बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, इंडिया जीता भी है रिसेंटली। तो मेरे हिसाब से मुझे गेमिंग का बहुत शौक है। आप मेरे को एक रूम में छोड़ दो PS5 के साथ में, 5 दिन 1 हफ्ता, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। एज वी ऑल नो दैट यू आर अ फूडी, सो घर पे कभी कुक करने का मौका मिला बिल्कुल, करता हूँ मैं तो। पिछले 2-3 साल से कुक कर रहा हूँ मैं। है? ऐसी कोई सीक्रेट रेसिपी जो आपको? सीक्रेट रेसिपी तो कुछ नहीं है। लोगों के पास कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं होती भाई, वो खाली क्या नाम दे देते हैं, अपने-अपने खुद के नाम दे देते हैं। मॉम मेरी बहुत अच्छी कुक है, मेरी वाइफ़ भी बहुत अच्छी कुक है, मेरे मदर इन लॉ भी बहुत कमाल के कुक हैं। वो नॉनवेज नहीं खाते, वो नॉनवेज बनाते भी नहीं, खाते भी नहीं। एक टाइम पे बनाते थे बट उनकी जो वेज कुकिंग है, वाइफ़ मेरी नॉनवेज और वेज दोनों बहुत कमाल बनाती है और मेरी मम्मी भी बहुत कमाल बनाती है। घर पे ऑब्वियसली मॉम डैड, हाँ, मतलब मॉम हो गए, वाइफ हो गई, वो तो बनाती है। आप क्या बनाते मेरे को नॉनवेज बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सारी चीज़ें बनाता हूँ। मेरे को चिकन की डिशेज़, मटन की डिशेज़, प्रॉन्स, फिश, जो आप बोलो वो मैं बना के हो? एनी देता स्पेसिफिक डे दैट यू कुक एट होम एंड डोंट वर्क एट ऑफिस? हूँ। आई आई तो यूजुअली हमारा तो काम ऐसे ही होता है ना, इट्स लाइक नॉट अ ऑफिस ऑफिस काइंड ऑफ अ थिंग। हम जब बिज़ी होते हैं तो हम 3 महीने साथ में भी बिज़ी हो सकते हैं, जब खाली होते हैं तो 1-1 साल भी खाली हो जाते हैं। मतलब कभी कभार घर पे ऐसा होता है कि रामू काका 3 महीने से नहीं हाँ, आए? वैसा वैसा भी होता है। हाँ, वो ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है। अभी जैसे नवरात्रि होगी, तो हम चले जाएँगे 10 दिन के लिए, अभी पहले से रिहर्सल स्टार्ट होंगे, द नवरात्रि के लिए निकल जाएँगे, तो फिर वहाँ पे नहीं होगा कुक करने का। बट आई मेक श्योर कि जब भी मैं घर पे हूँ, तो मैं वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे को मैं अपने हाथों से कुक करूँ। मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाता भी हूँ, उनके लिए खाना बना के लेके भी गया हूँ। बहुत कमाल के हम लोगों ने टाइम स्पेंड किए। रिसेंटली राहुल वेज? हाँ, वैद्य, मैंने उसको बोला था कि एक नाइट आउट करते हैं जहाँ पे मैं खाना बनाऊँगा। तो अनुपम मेरा दूसरा फ्रेंड है, अनुपम, सरोज, राहुल, वैद्य, श्रेयस, मैं खाना बना के लेके गया था उनके लिए। फिर हमने ड्रिंक किया, खाना खाया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। As Rahul Vaidya is coming right now in that series called Laughter हाँ, Chef. लाफ्टर शेफ। So आपने कभी उनको टिप दी है कि भाई ये चीज में ऐसे डालना है, ये चीज में ऐसे डालना है? नहीं, नहीं, वो तो टिप उसको कोई टिप की ज़रूरत ही नहीं है भाई। वो अपने आप में एक वो बोलते हैं ना, मैं अपुनिज भगवान है। वो 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 वाले एटीट्यूड से वो जीता है एंड आई लव दैट अबाउट हिम। बहुत बचपन से हम लोग एक-दूसरे को जानते हैं और कमाल जभी भी हम लोग मिलते हैं तो बहुत मस्ती खतरनाक वाली हमारी होती है।
बट वो वही है, वो गणेश गायतोंडे है, पुनीत भगवान है उसको। अभी वहाँ पे कुछ लाफ्टर शेफ से सीख के आया, फिर बोलता है तेरे को एक दिन खिलाता हूँ मैं लिट्टी चोखा, मैंने बनाया जो मतलब ओ हो आउटस्टैंडिंग ये वो खुद की मतलब पहले ही उसने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि अब मतलब उसको चाहिए ही नहीं किसी और के रिव्यू तो वैसा। तो वो एक अलग ही डिफरेंट पर्सनालिटी है और कमाल है, इज लाइक अ बिग ब्रदर। अब तक आपने तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को बहुत बार थैंक यू कह चुके होंगे, या वाइफ को बहुत बार थैंक यू कह चुके होंगे, या मामा को जैसे आपने अभी थैंक यू किया आज के दिन। ऐसा आपने मतलब हर एक के दिल में होता है कुछ ऐसी बोलनी है, बट अपन सामने नहीं बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा कुछ है आपके दिमाग में जो बोलना है, एंड कि मेरे जरिए अगर वो चीज़ हो सके तो वो आप क्या कहना चाहोगे और किसे कहना चाहोगे? सी मैं मतलब वैसे तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ में जो भी शेयर करना चाहता हूँ तो मैं कह देता हूँ उनको, मतलब वाइफ को भी मैं बोल देता हूँ, तो ऐसा कोई मैं अपना अंदर कोई सीक्रेट लेके तो नहीं चल रहा हूँ। बट हाँ, जैसे मैंने मेरे मामा का जिक्र किया तो कभी कभी हम लोग ऐसे ड्रिंक्स पे मिलते हैं तो मैंने बुआ को मैं बोलता रहता हूँ, मामा को अभी मतलब एक दो बार ही मैंने शायद बोला होगा, तो इसलिए मैंने आज एक एक प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ किया कि मैं उनको थैंक यू बोलूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन था किसी बच्चे के लिए, वो करना, आपको लेना, अपने पास रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो या यार आई एम वेरी मतलब मैं यही कहूँगा कहूँगा अभी कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द फैमिली दैट आई हैव गॉट, द पेरेंट्स और मेरे अंकल आंटीज़, मेरे जितने भी कज़िन्स हैं सारे, और मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाओ, क्योंकि मैंने देखा है, सी आई विल टेल यू व्हाट, कि मैंने देखा है कि लोगों के पास में सब कुछ होने के बावजूद भी ना कुछ नहीं है। कुछ नहीं। देखा है, मैं लोगों के साथ में बैठा हूँ जिनके पास, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनके पास में मैं बैठा हूँ, बट दे डोंट हैव पीस ऑफ माइंड, दे डोंट हैव एनीथिंग गुड टू से अबाउट एनीवन। आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन मुझे, और उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, पैसा भी मुझे कमाना है, ऐसा नहीं कि पैसा प्रायोरिटी नहीं है। वो लोग बहुत वो अलग ही वो बकचोद बोल सकते हैं उनको कि वो बोलते हैं भाई पैसा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं, ये बोलने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। ऑब्वियसली। हाँ, सो वो वही लोग बोलते हैं कि भाई जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, वही बोलते हैं कि भाई लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं, बट जिनके पास नहीं होता ना उनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। माहौल थोड़ा इंटेंस हो चुका है, अपन एक गेम खेलते हैं, लाइक चलो चलो। ऑब्वियसली मैंने रमजू भाई के साथ नहीं किया क्योंकि लेजेंड पोस्ट पे। हाँ सो as being Gen Z, like we are not Gen Z but old हाँ हाँ school हाँ kind of हाँ, 90s किड्स 90s kids, yes. हाँ So रैपिड करते हैं जैसे करण सर करते हैं के जो, हाँ तो एक रैपिड करते हैं बट ये म्यूजिकल वे में होगा. ओके I'll give name of movie, you have to sing one song. रैपिड चेंज होगा बीच में, कभी भी मैं सिंगर का नाम बोलूंगा, आप उनका कोई गाना गाना है. ओके आपका फेवरेट कोई गाना गाना है, टच सॉन्ग टिल नाउ कोई एक गाना गाना है, ठीक है, टच मतलब जो एकदम दिल के ओके एकदम. ओके दिल के एकदम करीब वाला। और एक ऐसा सॉन्ग जो आपको आपकी वाइफ को डेडिकेट करना, और ऐसा सॉन्ग जो आपको आपके मॉम डैड को मामा को डेडिकेट करना. ओके तो मॉम डैड को तो सब करते हाँ हैं, हाँ मामा को डेडिकेट करते हैं आज. मामा आपके लिए. सो श्री 420. मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अमिताभ बच्चन. ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हर्षित ओ चौहान. थोड़ा प्यार दा रोग ज लगया, और कुछ समझ ना आवे, गल मेरी सुन ले आज तू, इश्क मेरा है तेरे लिए ही बनया, मेरी जिंद जावे ले जाएगी तू, एक मेरी हीर हाँ तू। उदित सर. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। जतिन ललित. ये दिल सुन रहा है,
मेरे दिल की ये जुबान, ए मेरे हमनशी, तू कहाँ मैं वहाँ, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। किशोर कुमार। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे कुकड़ू कुकू। मदर इंडिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। थोड़ा रोमांटिक जाते हैं। बताओ। भाभी के लिए डेडिकेट। सोनियो, ओ सोनियो, तू है मेरी प्यास, रहना तू पास हर घड़ी, तुम जो मेरा साथ दो। बहुत टाइम हो गया यार ये सब गाने गाए नहीं मैंने, बट या ये गाना मैं इसलिए गाया क्योंकि ये उसका पहला गाना था जो मैंने कॉलेज में गाया था उसके लिए, और ये वो गाना उसको बहुत पसंद था। सो मामा की बात करते हैं। एक ऐसा गाना, ऐसा चुलबुला काइंड ऑफ गाना मामा के लिए। मामा के लिए कोई गाने बनते नहीं है यार। बहुत बने हैं। बने चंदा मामा ही दे चंदा दो। मामा दूर यार, वो तो वो पता है मेरे को, बट वो तो लोरी है, तो मामा सुन के बोलेंगे यार ये कौन सा गाना तूने डेडिकेट किया मुझे। हाँ एक गाना ये गा सकते हैं, मतलब एक्चुअली ये फादर का गाना है। आरिया जा निंदिया तू ले चल कहीं, उड़न खटोले में, दूर 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 जहां से दूर, आरिया जा निंदिया तू ले चल कहीं, उड़न खटोले में, दूर 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 जहां से दूर। सो बेसिकली क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट हैज अ व्यू, लाइक एस्पायरिंग ऑडियंस हैं, जो हमारी जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जिनको ये फील्ड में इंटरेस्ट है, या जो बच्चे हैं जिनको ये फील्ड में जाना है, तो उनके लिए एक लाइनर, टू लाइनर, कुछ ऐसा जो आपको सजेशन देना हो तो वो क्या रहेगा? मेरे लिए अभी सबसे बड़ा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी इज द की राइट नाउ। वॉट एवर यूर डूइंग, योर कंपोजिंग म्यूजिक और योर सिंगिंग, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अपना कंसिस्टेंटली आप अपने काम को डालते रहो, अपलोड करते रहो, एंड डोंट यू नो नंबर्स के पीछे मत जाओ। कोई गाना आपका 10,000 स्ट्रीम पे जाएगा, कोई 1,000 पे जाएगा, कोई 2,000 पे जाएगा, प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आप अपना काम करते रहो विथ फुल ऑनेस्टी, एंड स्पॉटिफाई और बहुत सारे कमाल के ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। आपको कोई ये बोले कि आपको म्यूज़िक वीडियो की ज़रूरत है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। म्यूज़िक वीडियो के बगैर भी आप अपना गाना अपलोड कर सकते हो, एंड अपने लेवल पे आप उसको जितना भी प्रमोशन कर सकते हो आप प्रमोशन करो। एंड बेसिकली इफ़ यू हैव मनी देन यू नो कंटेंट बना रहे हो, अगर आपके पास 10 रुपये हैं, 2 रुपये का कंटेंट बनाओ, 8 रुपये उसको मार्केटिंग में डालो, एंड बी वेरी स्मार्ट वाइल मेकिंग कंटेंट। कोई आपको बोले कि नहीं वीडियो के बगैर आप गाना कर ही नहीं सकते, दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे गाने ऐसे जो विदाउट वीडियो भी सक्सेसफुल हुए हैं। सो ये इन प्लेटफॉर्म्स का आप सही तरीके से यूज़ करो, एंड सबसे मेन बात ये है कि कंसिस्टेंसी से आप अपना काम करते रहो, एंड सम डे एक कोई गाना होगा जो लोगों को पसंद आएगा और वहाँ से आपकी किस्मत चेंज होगी। सो डोंट गेट डिमोटेड बाय नंबर्स, भले वो रील्स हो या स्ट्रीम्स हो, व्यूज़ हो, जो भी हो, डोंट गेट डिमोटिवेटेड एट ऑल। और आप अपना काम करते रहो, आप अपना काम डालते रहो, एंड वन डे फॉर श्योर आपको उसका रिवॉर्ड Well, मिलेगा। या so thank you Harshit bhai for being the part of थैंक this. यू पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इस लायक समझा कि आपने एक पॉडकास्ट मेरे साथ में किया। दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, जैसे कि मैंने बोला, एंड दिस इज़ गोना बी वेरी मेमोरेबल फॉर मी। एंड थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हमसे हुई हैं, वो ठीक है, बट मेरे मेरे लिए भी एक ये पहला एक्सपीरियंस था। बट थैंक यू सो मच, एंड आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर विस्पर्स ऑफ विजडम। और मैं ये आशा करूँगा और आपको प्रे करूँगा आपके लिए कि बड़े बड़े गेस्ट आपके इस पॉडकास्ट पे आएँ, एंड दिस बिकम्स अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर फॉर यू।
सो गाइस, ये था एपिसोड सिंगर, कंपोज़र और अरेंजर हर्षित चौहान जी के साथ। उनकी ट्रेन तो अभी मिस हो चुकी है, हमारी बस भी निकलने वाली है। हम रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी।